BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 101, जियाओ यान का आगमन। जियाओ शान के बगल में बैठे कुछ बुजुर्गों के चेहरे काफ़ी शांत थे, जबकि जियाओ झान के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। जियाओ मिंग के आगमन को देखकर हॉल, जो कुछ हद तक शोरगुल से भरा हुआ था, धीरे धीरे शांत हो गया। जियाओ यू ने कमरे में चारों ओर देखा और आखिरकार वह जगह ढूंढ ली जहां उसके माता पिता थे। जियाओ मिंग से बात की और वहां चली गई। जियाओ मिंग ने अपनी तरफ से जियान को कमरे के ऊपर की ओर खींचा। ओह, हमने इस बारे में ध्यान से नहीं सोचा है, कोई यहाँ दूसरी कुर्सी ले आता है। ग्रैंड एल्डर ने जियाओ मिंग की ओर देखा जो जियान का छोटा हाथ पकड़े हुए था और थोड़ी शर्मिंदगी के साथ बोला। सीटों की व्यवस्था करते समय वह भूल गया था कि जियाओ मिंग के साथ एक छोटी लड़की भी थी, इसलिए उसने केवल जियाओ मिंग के लिए एक सीट आरक्षित की थी। कोई ज़रूरत नहीं, मैं जियाओ मिंग के साथ बैठना चाहता हूँ। जियान की बातें सुनकर ग्रैंड एल्डर ने जियाओ मिंग की ओर कुछ कठिनाई से देखा। दो लोगों के बैठने लायक चौड़ी कुर्सी को देखते हुए जियाओ मिंग ने जियान के कोमल चेहरे को चुटकी से दबाया और अपने दिल में ये सोचने के बाद कि जियान ज्यादा चिपकू लग रही है, उसने ग्रैंड एल्डर से कहा, उसकी बात सुनो। ये ठीक है। हालांकि वह ये कहने के लिए थोड़ा ललचा रहा था कि इस तरह का व्यवहार मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के लिए थोड़ा कम सम्मानजनक हो सकता है। ग्रैंड एल्डर ने इसके बारे में सोचा। जियान दिखने में अभी भी एक बच्ची थी, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि यह कई लोगों के लिए मायने नहीं रखेगा, और वह अभी भी एक डुकिंग थी, इसलिए उसने कुछ और नहीं कहा। जियान को बैठने के लिए खींचकर जियान की अनोखी खुशबू और उसके बगल से आ रहे कोमल स्पर्श के साथ जियाओ मिंग के अंदर कोई हलचल नहीं हुई और जल्द ही उसके लिए एक कप चाय लाई गई। चाय की चुस्की लेने के बाद जियाओ मिंग जियाओ शान के साथ बातचीत कर रहा था, जो उसके बगल में बैठी थी, जब बाहर से गार्ड की आवाज़ आई। प्रमुख कबीले और बुजुर्गों को सूचित करते हुए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के लोग आ गए हैं। जियो झान, जिसने किसी से बात नहीं की थी, आवाज़ सुनते ही तुरंत खड़ा हो गया। क्या वे आ गए हैं? जल्दी से उनका स्वागत करने के लिए बाहर जाओ। इसके साथ ही जियो झान रिसेप्शन हॉल में गया और कई बुजुर्ग भी खड़े हो गए। ये दृश्य देखकर जियाओ शान, जो जियाओ मिंग के बगल में खड़ा था, ने जियाओ मिंग की ओर कुछ संदेह से देखा, जो उसके बगल में स्थिर खड़ा था और उसका अभिवादन करने के लिए बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था। चचेरे भाई, हम क्या करें? तुम जा सकते हो, बस उनका अभिवादन करने के लिए। मैं नहीं जाऊंगा, जियाओ मिंग ने आलस से कहा। मेहमानों का अभिवादन करने के लिए इतने लोगों की ज़रूरत नहीं होती। जियाओ शान एक डुस्पिरिट ही काफ़ी था। इसके अलावा उसकी धारणा में धीरे धीरे हॉल की ओर एक तेज आभा आ रही थी। इस आभा का मालिक शायद यून था। उस दूरी पर चलते हुए थोड़ी देर में उसे तुरंत वापस लौटना होगा। वह ऐसा करने के लिए बहुत आलसी था। जियाओ मिंग को ये कहते हुए देखकर जियाओ शान ने अपना सिर हिलाया और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। दरअसल जब जियाओ शान को बाहर गए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तो वह जल्दी से वापस लौट आया। उसके साथ जियाओ झान और कुछ बुजुर्ग भी वापस आए। बुजुर्गों के अलावा एक सफ़ेद लबादा पहने हुए बुजुर्ग भी थे। एल्डर का चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था और चमक रहा था, और उसकी आंखें, जो कुछ हद तक छोटी थीं, बड़ों से बात करते समय समय पर चमकती थीं, सिवाय इसके कि एल्डर की निगाहें जियाओ शान पर टिकी थीं, जो चुपचाप उसके बगल में खड़ी थी। उसकी आंखों में डर का एक संकेत था। जाहिर है जियाओ शान की उपस्थिति ने उसे कुछ दबाव दिया था। कुछ लोगों के पीछे उनके पीछे एक महिला थी, जो सोने और बैंगनी रंग के एक तंग ब्रोकेड लबादे में सजी हुई थी, जबकि महिला के पीछे एक सुंदर और नाजुक चांद सफ़ेद लबादे में एक ठंडी दिखने वाली युवती थी। उनके सामने कुछ बुजुर्ग, जो उत्साह से बात कर रहे थे, जानबूझकर उनके पीछे दो लोगों से बचते हुए लग रहे थे। ये सफ़ेद वस्त्र पहने एल्डर का शुक्रिया था कि जियाओ परिवार और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के आगंतुकों के बीच का माहौल बहुत ठंडा नहीं था। जब वे हॉल में पहुंचे, तभी कबीले के मुखिया जियाओ झान ने अपने पीछे खड़ी खूबसूरत महिला की ओर मुड़कर कहा, संप्रदाय नेता यून, ये हमारे जियाओ कबीले का स्वागत हॉल है, कृपया बैठ जाए। पूरे जियाओ परिवार को देखते हुए, जो उसके आगमन पर स्वागत के भाव से उठ खड़े हुए थे, यून ने धीरे से सिर हिलाया और शिष्टाचार का एक शब्द कहा। इससे पहले कि वह अपनी नज़र ऊपर जियाओ मिंग पर घुमाए, उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक झलक चमक रही थी। आप मास्टर जियाओ मिंग हैं, छठे स्तर के कीमियागर जो जियामा साम्राज्य में प्रसिद्ध हैं, है ना? आज जब मैं तुम्हें देखता हूं, तो तुम वाकई असाधारण व्यवहार करती हो। यून को संप्रदाय प्रमुख बने 1 या 2 दिन भी नहीं हुए थे, और अभिवादन का यह आधिकारिक तरीका कुशलता से अभ्यास किया गया कहा जा सकता है। ये सिर्फ यून स्वभाव से गंभीर था, और जियाओ परिवार के सबसे मजबूत व्यक्ति को यह अभिवादन बहुत आधिकारिक लग रहा था। इस समय जियाओ मिंग भी स्वागत भाव से खड़ी हुई और उसने उतने ही शांत स्वर में कहा, मैंने संप्रदाय प्रमुख यून की महान प्रतिष्ठा के बारे में बहुत समय से सुना है, और आज तुम्हें देखकर तुम निस्संदेह महिलाओं में एक महान महिला हो। जाहिर है जियाओ मिंग का स्वर भी ऐसा ही था। किसी भी पक्ष को नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उनके बगल में खड़े जियाओ परिवार के लोग थोड़े शर्मिंदा थे,
क्योंकि उन दोनों का स्वर बहुत शांत था और इस तरह के प्रशंसात्मक शब्द कहने के लिए सपाट स्वर का उपयोग करना थोड़ा मजाक लग रहा था। उसी समय जब जियाओ मिंग ने जवाब दिया, जियाओ जान और सफ़ेद वस्त्र पहने एल्डर के बगल में खड़े अन्य लोगों ने आह भरी राहत की बात यह है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता युन युन द्वारा उन्हें दिया जा रहा दमनकारी एहसास बहुत मजबूत था। हालांकि युन युन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन संप्रदाय के प्रमुख के रूप में वर्षों से उसने जो महिमा अर्जित की थी वह लोगों को डराने के लिए पर्याप्त थी, और ये तथ्य कि जियाओ मिंग इतनी शांति से काम कर रहा था उसने युन युन द्वारा उन्हें दिए जा रहे दमन को बहुत कम महसूस कराया। किसी के सिर को ढकने से निश्चित रूप से अच्छा एहसास हुआ। आहें भरने के बाद जियाओ झान और बुजुर्गों ने युन युन और अन्य मेहमानों को बैठने के लिए हॉल के शीर्ष पर ले गए। एक बार जब मेजबान और मेहमान बैठ गए तो माहौल कुछ देर के लिए आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। शर्मिंदगी से बचने के लिए ग्रैंड एल्डर ने खांसी की और अपने बगल में बैठे डीकन से फिर से बात करना शुरू कर दिया। दरअसल युन युन और जियाओ मिंग की मौजूदगी में उन्हें मूल रूप से इन दो प्रतिनिधि आकृतियों को बातचीत करने देना चाहिए था, लेकिन एकमात्र समस्या ये थी कि इन दोनों में से किसी का भी मुंह खोलने का इरादा नहीं था। इस प्रकार वे केवल एक दूसरे से बात कर सकते थे ताकि कम से कम माहौल बहुत अजीब न हो। युन युन क्यों नहीं बोली? दरअसल वह बस ये सोच रही थी कि बाद में उनसे विवाह व्यवस्था को रद्द करने के लिए कैसे कहा जाए ताकि वह जियाओ मिंग को नाराज न करे, जिसके पास असीमित क्षमता है। जियाओ मिंग ने कुछ क्यों नहीं कहा? ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लगा कि कहने के लिए कुछ नहीं है, वह अजीब बातचीत करने में अच्छा नहीं है। नालन यानरान युन युन के बगल में बैठी थी और उसकी खूबसूरत आंखों की जोड़ी ने जियाओ मिंग को उत्सुकता से देखा। जियाओ मिंग के लिए ये कहा जा सकता है कि जियामा साम्राज्य में ऐसा कोई नहीं था जो जिज्ञासु न हो। स्वाभाविक रूप से वह कोई अपवाद नहीं थी, और हालांकि वह आज अपनी विवाह व्यवस्था को रद्द करने आई थी, लेकिन उसने इस प्रतिभाशाली व्यक्ति की उपस्थिति के बारे में जानकर अपनी जिज्ञासा को भी संतुष्ट किया था, जिसने प्रतिभा के मामले में जियामा साम्राज्य में सभी को अपने पैरों तले रौंद दिया था। जियाओ मिंग बिल्कुल भी उस छवि जैसा नहीं दिख रहा था जिसकी उसने कल्पना की थी, उस दबंग आभा से पूरी तरह रहित जिसे साधारण प्रतिभाशाली लोग छिपा नहीं सकते। इसके बजाय वह उसके स्वामी के समान था, जैसे कि वह हर चीज के प्रति उदासीन हो। नालन यानरान के देखने तक प्रतीक्षा किए बिना हॉल के दरवाजे पर दस्तक हुई, जो एक क्षण पहले बंद हो गया था। दस्तक, दस्तक, दस्तक। इस दस्तक की आवाज पर ग्रैंड एल्डर और सफ़ेद वस्त्र पहने एल्डर, जो माहौल को जीवंत कर रहे थे, एक दूसरे को देखते थे और अव्यक्त समझ में अपने मुंह बंद कर लेते थे। एक व्यक्ति ने हॉल के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर आया। आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियाओ यान था। जियाओ यान के हॉल में प्रवेश करने के बाद उसे लगा कि वह स्थिति को समझ नहीं पाया है। उसने पहले चारों ओर देखा और उसकी नज़र कुछ क्षणों के लिए जियाओ मिंग के साथ साथ युन युन पर टिकी रही। वह खुद को बुदबुदाने से नहीं रोक सका, आखिर इन कुछ लोगों की उत्पत्ति क्या है, यहाँ तक कि जियाओ मिंग भी बाहर आ गया है। जियो परिवार में जियो यान तक जो खबरें पहुंची वे सीमित थीं और वह नहीं जानता था कि इस बार कौन लोग मिलने आए थे। अध्याय 102 विवाह व्यवस्था का निरस्तीकरण। जब से उसने अपनी प्रतिभा खो दी थी, जियाओ यान ने दूसरों से अनावश्यक उपहास को रोकने के लिए कबीले के सदस्यों से बचने की पूरी कोशिश की थी। इस बार जब मिस्टी क्लाउड संप्रदाय कबीले में आया तो जियाओ परिवार ने वास्तव में कोई बड़ी घोषणा नहीं की। हालांकि अभी भी कुछ आंतरिक कबीले के सदस्य थे जो इसके बारे में जानते थे और जियाओ जान को जियाओ यान को सूचित करना चाहिए था, लेकिन वह जानबूझकर इसे गुप्त रखना चाहता था। इससे जियाओ यान की वर्तमान उलझन पैदा हो गई। ये देखकर कि परिवार के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति मौजूद थे, यहाँ तक कि जियाओ मिंग भी, वह जानता था कि उसके पिता ने कल जिस आगंतुक का उल्लेख किया था वह बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, इसलिए वह तुरंत अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। पिता, 3 बुजुर्ग, सर्वोच्च बुजुर्ग। हाँ, यानर, तुम यहाँ हो, जल्दी से बैठ जाओ। जियाओ यान के आगमन को देखकर जियाओ जान मुस्कुराया और बोलते समय मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। इस चिल्लाहट के साथ ही सबकी नज़रें सीधे उस पर टिक गईं। यिन यूं भी, जो गहरे विचारों में डूबी हुई थी, ने भी जियाओ यान पर नज़र डाली। क्या ये जियाओ यान है? ये सच है कि उसकी प्रतिभा गायब हो गई है और अफवाह के अनुसार 3 सितारा डू शिष्य में रह गई है। ये तो पता ही होगा कि यूं अपनी डू सम्राट आभा को रोक रही थी, लेकिन वह लंबे समय से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की प्रभारी थी और उसके शरीर में एक शक्तिशाली व्यक्ति की अकथनीय महिमा थी, जिसने अभी अभी जियाओ जान और अन्य लोगों पर दबाव डाला और उन्हें उससे एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि जियाओ यान ने अपने परिवार से 2 साल से ज्यादा उपहास का सामना किया था, उसका दिल चमक गया था, लेकिन फिर भी वह अपने ऊपर यूं को देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। शर्मिंदगी से बचने के लिए वह अपने पिता के निर्देशों के अनुसार एक सीट की तलाश करने लगा, लेकिन हॉल को स्कैन करने के बाद वह ये देखकर हैरान रह गया कि उसके लिए कोई सीट नहीं थी। ये शर्मनाक था और इस स्थिति का सामना करते हुए जियो यान केवल चुपके से अपना सिर हिला सकता था और खुद पर हंस सकता था। दुर्भाग्य से इस परिवार में मेरी स्थिति वास्तव में कम और कम होती जा रही है,
मैं पहले अच्छा था, लेकिन अब वे मेहमानों के सामने मुझे वास्तव में शर्मिंदा कर रहे हैं। ये 3 बूढ़े आसपास के युवा कबीले के सदस्य उपहास में मुंह बनाने से खुद को नहीं रोक पाए, क्योंकि वे जियाओ यान को देख रहे थे, जो निश्चल खड़ा था। जाहिर है कि उसे खुद को बेवकूफ़ बनाते हुए देखने का आनंद ले रहा था। इस समय ऊपर से जियाओ झान ने भी जियाओ यान की शर्मिंदगी को देखा। उसके चेहरे पर गुस्से की एक झलक दिखाई दी और उसने अपने बगल में बैठे एल्डर की ओर भौहें सिकुड़ी। ग्रैंड एल्डर, आप। अहम, मुझे सच में खेद है, मैं वास्तव में तीसरे यंग मास्टर के बारे में भूल गया। हे, मैं तुरंत किसी को बुलाता हूँ ताकि उसके लिए तुरंत एक सीट तैयार हो जाए। ग्रैंड एल्डर, जो जियाओ झान की निगाहों से भड़क गया था, ने धीरे से ठहाका लगाया और आत्मनिंदा के संकेत में अपने माथे पर थप्पड़ मारा, लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक बहुत छिपी नहीं थी। जियो यान की स्थिति देखकर जियो मिंग के मुंह का कोना फड़क उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अगर वह यहाँ होता तो भी ये एल्डर्स इतने महत्वपूर्ण अवसर पर जियो यान को शर्मिंदा करते। क्या जियो यान पहले इतना घृणित था? जियो शान, जो जियो मिंग के बगल में बैठा था, उसकी आंखों में भी आश्चर्य की झलक थी। वह कुछ समय से परिवार में था और हालांकि वह जानता था कि जियो यान को पसंद नहीं किया जाता, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इस हद तक होगा, जो उसकी उम्मीदों से परे था। जाहिर तौर पर जियो मिंग और जियो शान दोनों की आंखों में आश्चर्य देखकर ग्रैंड एल्डर अब जियो यान के साथ चाल नहीं खेलना चाहता था और कुर्सी जल्दी से ऊपर लाई गई। ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी समय पदच्युत होने के लिए तैयार थे। हालांकि वे देख सकते थे कि जियो यान जियो परिवार में बहुत अलोकप्रिय लग रहा था। युन युन और अन्य लोगों ने कुछ नहीं कहा। जियो यान के पीछे बैठने के बाद युन युन, जिसने उस व्यक्ति को देखा था जिसके लिए वह यहाँ आई थी, आखिरकार बोली, कबीले के मुखिया जियो, ये यात्रा दरअसल यानरान और मेरी तरफ से एक अनुरोध है। एक अनुरोध? युन युन को ये कहते हुए सुनकर जियो जान को अचानक बुरा लगा। जियो परिवार का एकमात्र व्यक्ति जो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शक्तिशाली नेता की मदद कर सकता था, वह छठे दर्जे का किमियागर जियो मिंग था। उसने सोचा था कि इस बार मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का नेता जियो मिंग से मिलने आया था, जो उसके ठीक बगल में था, और अगर उसे कोई अनुरोध होता तो वह सीधे उससे बात कर सकता था। लेकिन अब वह खुद से ही एक अनुरोध कर रही थी, जो एक बहुत ही अजीब स्थिति थी। शक्तिशाली डू सम्राट की मदद करने की उसकी क्या योग्यता हो सकती है? जब उसने सोचा कि यूयू ने अभी अभी नालन यानरान का जिक्र किया है, तो जियाओ झान के दिल में एक बुरा एहसास हुआ, और जब उसने एक निश्चित संभावना के बारे में सोचा तो उसके मुंह का कोना 2 बार फड़क उठा और उसकी बड़ी हथेली थोड़ी कांप उठी, लेकिन सौभाग्य से वह उसकी आस्तीन से ढकी हुई थी, इसलिए दिखाई नहीं दी। उसने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और कांपती आवाज में कहा, संप्रदाय के नेता यूयू, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया ऐसा करें। अगर यह हमारी शक्ति में है तो जियाओ परिवार मना नहीं करेगा। कबीले के मुखिया जियो, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय हमेशा से एक सख्त संप्रदाय रहा है, और हर भावी संप्रदाय नेता तब तक भावनात्मक रूप से शामिल नहीं हो सकता जब तक कि वे औपचारिक रूप से आधिकारिक संप्रदाय नेता नहीं बन जाते। यानरान की प्रतिभा बहुत अधिक है और मैं उसे अगला संप्रदाय नेता बनाने का इरादा रखता हूं, लेकिन उससे पहले मैंने यानरान के बारे में पूछताछ की है और मुझे पता है कि उसका अभी भी जियो परिवार के साथ विवाह का समझौता है। इसलिए मैं कबीले के मुखिया जियो से इस विवाह समझौते को तोड़ने में सक्षम होने के लिए कहना चाहूंगा। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय आपको हुई परेशानी के लिए मुआवजा देगा। क्रैक! जियो जान के हाथ में जेड कप एक जोरदार धमाके के साथ धूल के बादल में बदल गया। हॉल में माहौल कुछ हद तक शांत था, क्योंकि उपस्थित सभी लोग यून यून के शब्दों से हिल गए थे। 3 बुजुर्ग, जो पहले से ही जियो जान के साथ मतभेद में थे, अपनी निगाहों में व्यंग्य और उपहास के भाव के साथ जियो जान को देखा। हे, कोई दरवाजे पर आया और आपको बलपूर्वक विवाह व्यवस्था को रद्द करने के लिए मजबूर किया। चलो देखते हैं कि भविष्य में कबीले के मुखिया के रूप में आपको कबीले का प्रबंधन करने के लिए क्या प्रतिष्ठा चाहिए। युवा पीढ़ी के कुछ किशोरों को जियाओ यान और नालन यानरान के बीच विवाह व्यवस्था के बारे में पता नहीं था, लेकिन अपने माता पिता से एक तरफ खड़े होकर इसके बारे में पूछने के बाद उनके चेहरे तुरंत चमक उठे और कोने में जियाओ यान पर व्यंग्यात्मक और तिरस्कारपूर्ण नजरें टिक गईं। ओह, तो विवाह रद्द होता रहा, क्योंकि उसे इस दृश्य की उम्मीद थी। जियाओ मिंग के चेहरे पर ज्यादा बदलाव नहीं आया, और उसके बगल में जी यान इसमें थोड़ी दिलचस्पी ले रही थी, अपनी बड़ी आंखें झपका रही थी और बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। दूसरी ओर उसके बगल वाली सीट पर बैठा जियाओ शान बस सदमे से भर गया। उसके मूल विचार जियाओ झान के समान ही थे। वह सोच रहा था कि युन युन जियाओ मिंग को खोजने के लिए यहाँ आया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ एक विवाह को रद्द करने के लिए आएगा। कबीले के मुखिया जियाओ, मुझे पता है कि यह अनुरोध थोड़ा मजबूर करने वाला है, इसलिए इस यात्रा पर मैं मुआवजा उपहार लाया हूँ। युन युन के शब्द अभी भी हमेशा की तरह शांत थे। उसका जेड हाथ धीरे से उठा और कई अलग अलग रंग के जेड बॉक्स टेबल पर रखे गए। मैं इस यात्रा पर 2 34 स्तरीय गोलियां लाया हूं, अर्थात आत्मा आरोहण गोली और क्यूई सभा गोली, 2 5वीं स्तरीय गोलियां, दोनों जुबान लिंग गोलियां, और एक उच्च स्तरीय वायु विशेषता क्यूई विधि जुबान वर्ग। ये परेशानी के लिए मुआवजे के उपहार हैं।
यून यून के बोलते ही उसके बगल में बैठे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के डीकन ने ध्यान से बॉक्स खोला और तुरंत कई अजीब सुगंधें कमरे में भर गईं और उन्हें सूंघने वाले सभी लोग तरोताजा महसूस करने लगे। यून यून की बातें सुनकर कमरे में मौजूद जियाओ परिवार के लोग थोड़ी तेजी से सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। जब बॉक्स खोला गया और उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि अंदर की वस्तुएं वही थीं जो यून यून ने बताई थीं, तो उनके मुंह सूख गए। 2 चौथी स्तरीय गोलियां ठीक थीं। आध्यात्मिक आरोहण की गोली एक डू ग्रैंड मास्टर के डू स्पिरिट में बदलने की संभावना को बढ़ा सकती थी, और क्यूई गैदरिंग गोली एक 9 सितारा डू शिष्य को डू प्रैक्टिशनर बनने का 100% मौका दे सकती थी, जो बहुत मूल्यवान लग रहा था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में जियाओमिंग ने 2 चौथी स्तरीय गोलियों से कहीं ज्यादा लाया था, और उनकी ताकत को सीधे बढ़ाने के लिए भी कीमती गोलियां थीं। इसलिए वे चौथी स्तरीय गोलियों के लिए इतने लालची नहीं हैं। लेकिन हालांकि जियाओमिंग ने कई चौथी स्तरीय गोलियां वापस भेजी थीं, लेकिन इन 5वीं स्तरीय गोलियों जियाओमिंग ने बहुत सारी वापस नहीं भेजी थीं। 5वीं स्तरीय गोलियां पहले से ही असाधारण रूप से कीमती थीं, और जुवानलिंग की गोली जो यून यून ने दी थी, वह उस प्रकार की गोली थी जो सीधे डू स्पिरिट को एक स्टार को तोड़ने की अनुमति दे सकती थी। इस प्रकार की गोली जो सीधे दायरे को ऊपर उठा सकती थी, आमतौर पर उसी स्तर की अन्य गोलियों की तुलना में बहुत अधिक मूल्यवान थी। और चूंकि यून यून ने इनमें से 2 कीमती गोलियां दी थीं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उन्होंने अपना संयम खो दिया था। अध्याय 103 याओ चेन प्रकट होता है। याओ ये दरवाजे पर आता है। 5वीं श्रेणी की गोली। जियाओ मिंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने प्रदर्शन पर रखी गोलियों को देखा। उनमें से प्रत्येक लाल रंग की थी और गोलियों की खुशबू तीव्र और सुखद थी, जो दर्शाती थी कि गोलियां अच्छी गुणवत्ता की थीं और दोषपूर्ण औषधीय गुणों वाली कोई घटिया गोलियां नहीं थीं, बल्कि वे असली 5वीं श्रेणी की गोलियां थीं। चौथी श्रेणी की गोलियों पर फिलहाल चर्चा नहीं की जाएगी, न ही क्यूई विधि पर। जियामा साम्राज्य में इस 5वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने वाले कीमियागरों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। उनमें से प्रत्येक गोली आसमान छूती कीमत पर नीलाम की जा सकती थी। उसके लिए इस श्रेणी की एक गोली बहुत मूल्यवान नहीं थी, सिवाय इस तथ्य के कि औषधीय जड़ी बूटियां मिलना मुश्किल था। लेकिन जियाओ जान और उसके बेटे को ये काफ़ी ईमानदारी से मिला। इसके अलावा मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता यून यून व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगने के लिए दरवाजे पर आए थे, ताकि जियो जान के लिए वह अपनी प्रतिष्ठा और गरिमा बनाए रख सके। आखिरकार उन्होंने पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दिया था, और सार्वजनिक रूप से ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना थोड़ा अनुचित होने के अलावा दूसरों के पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसा कि अपेक्षित था, ग्रैंड एल्डर और अन्य लोगों ने मुआवजा देखने के बाद उन्होंने जियो जान को कम उपहास के साथ देखा। पहले उन्होंने मजाक उड़ाया था क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय द्वारा दिए गए मुआवजे के उपहार इतने उदार होंगे, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे कि उन्होंने मामले को बहुत गंभीरता से लिया हो। अगर यून यून ने केवल शादी को रद्द करने की बात की होती और फिर जियो जान को कुछ महत्वहीन दिया होता, तो वास्तव में वे इसका जोर से मजाक उड़ाते। लेकिन अब यून यून ने जो चीज़ें दी थीं और जो रवैया उसने पेश किया था, उसके बाद उनके पास मजाक उड़ाने का कोई कारण नहीं बचा था। आखिरकार डू क्यूई महाद्वीप अभी भी ताकत के बारे में था। कबीले प्रमुख जियो, ये सभी चीज़ें आपके लिए मुआवजे हैं। पिता और पुत्र, कृपया यानरान के मामले पर विचार करें। यून यून ने ये वाक्य कहने के बाद अपना मुंह बंद कर लिया। इस समय हॉल में माहौल कुछ तनावपूर्ण था, लेकिन कोई और नहीं बोला क्योंकि वे इसमें शामिल पक्ष नहीं थे। केवल जियो जान और उसके बेटे के चेहरे बहुत उदास थे। हालांकि यून यून का कारण समझ में आता था और मुआवजा उदार था। पिता और बेटे के लिए विवाह व्यवस्था को रद्द करना अभी भी एक बहुत ही असहज मामला था। कर्कश आवाज में जियो जान बोलने ही वाला था कि उसके सामने कोई और बोल पड़ा। संप्रदाय नेता यून यून, बेहतर होगा कि आप गोलियां वापस ले लें, हम आज इस मामले पर सहमत नहीं हो सकते। हॉल में सन्नाटा छा गया और सभी की नज़रें जियो यान पर टिक गईं, जिसने एक कोने में अपना चेहरा ऊपर उठाया हुआ था। इतने लंबे समय के बाद जियो यान को पहले ही स्थिति के बारे में पूरी तरह से पता चल चुका था। जियो यान, यहाँ बात करने की तुम्हारी जगह कब बन गई? अपना मुंह बंद करो। बुजुर्गों में से एक का चेहरा उतर गया और फिर गुस्से से चिल्लाया, जियाओ यान, पीछे हट जाओ। मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए सुखद बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ निर्णय लेंगे। एक अन्य एल्डर ने भी कुछ चिंता के साथ कहा। उन दोनों ने जियाओ यान को इस साधारण कारण से रोका था कि उन्हें डर था कि जियाओ यान अपने शब्दों के साथ सावधान नहीं रहेगा और यून यून को अपमानित करेगा और जियाओ कबीले के लिए परेशानी लाएगा। बुजुर्गों, यह मेरा विवाह का मामला है जियाओ यान, इसलिए कृपया इसमें शामिल न हो। पिछले कुछ दिनों में जियाओ यान को तीनों एल्डर द्वारा चिढ़ाए जाने से काफ़ी परेशानी हुई थी, और कबीले के सदस्यों के बीच बढ़ते बुरे ताने और विवाह रद्द करने के प्रोत्साहन के साथ उन सभी का संयोजन आज भड़क गया और उसके शब्दों की कठोरता स्पष्ट थी। तुम तीनों एल्डर इन शब्दों से दंग रह गए, और उदास तीसरे एल्डर की आंखें उसे घूर रही थीं क्योंकि वह धीरे धीरे अपनी डू क्यूई बना रहा था।
कोई बात नहीं, तीसरे एल्डर, यह जियाओ यान का अपना मामला है, उसे इसे खुद ही निपटाने दो। जियाओ मिंग, जो ऊपर बैठा था, ने तीसरे एल्डर की ओर देखा और धीरे से कहा। जियाओ परिवार के अन्य सदस्य ऐसे किसी मामले में शामिल नहीं थे और उनमें से कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता था, न ही वे जियाओ झान और जियाओ यान के लिए निर्णय ले सकते थे। अब जबकि तीसरा एल्डर जियाओ यान को रोकना चाहता था, तो उसके बगल में बुरे मूड में मौजूद जियाओ झान निश्चित रूप से चुपचाप नहीं खड़ा होगा। जियाओ परिवार के लिए बाद में इस मामले पर लड़ाई में शामिल न होने के लिए उन्हें रोकना जरूरी था, अन्यथा ये बहुत शर्मनाक होगा। इसलिए जियाओ मिंग ने तीसरे एल्डर को अभिनय करने से रोक दिया। जिस समय उसने तीसरे एल्डर को रोका, उसी समय जियाओ मिंग ने भी जियाओ यान की अंगूठी को एक अजीब नज़र से देखा। जियाओ मिंग की बातें सुनकर तीसरा एल्डर अचानक शांत हो गया और जियाओ मिंग को देखने के बाद वह तुरंत असहाय होकर बैठ गया। साथ ही उसने अपने दिल में प्रार्थना की कि जियाओ यान को इस मामले का महत्व पता चले। तीसरे एल्डर के अवरोध के बिना जियाओ यान ने पहले जियाओ झान को सम्मानपूर्वक झुकाया, फिर यून यून को देखने के लिए मुड़ा, एक गहरी सांस ली और शांति से पूछा। संप्रदाय नेता यून यून, मैं पूछना चाहता हूँ, विवाह व्यवस्था को रद्द करने के बारे में क्या एल्डर नालन सहमत हैं? यानरान मेरे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की उत्तराधिकारी है, मैं इस मामले को नालन परिवार के पुराने नेता तक पहुंचाऊंगा। यून यून ने अपने सामने खड़े किशोर की ओर देखा, उसका मूल रूप से शांत चेहरा अंततः छाया हुआ था, लेकिन वह फिर भी शांत स्वर में बोली। उस स्थिति में क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह सहमत नहीं था? चूंकि एल्डर नालन सहमत नहीं था, तो मुझे उम्मीद है कि संप्रदाय नेता यून यून हमारे लिए व्यापक होंगे। मेरे पिता आपके इस अनुरोध पर सहमत नहीं होंगे, क्योंकि विवाह व्यवस्था को पहले स्थान पर दो बुजुर्गों द्वारा व्यक्तिगत रूप से खोला गया था, और अब जब उन्होंने इसे रद्द करने के लिए कुछ नहीं कहा है, तो कोई भी इस विवाह को रद्द करने की हिम्मत नहीं करेगा, और हमारे कबीले में कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो एक मृत बुजुर्ग को अपवित्र करे। ये कहते हुए जियाओ यान की आंखें भी तीनों बुजुर्गों की ओर देख रही थीं, जो स्पष्ट रूप से कुछ इशारा कर रही थीं। तीनों बुजुर्ग और जियाओ यान के दादा स्पष्ट रूप से एक ही पीढ़ी के थे, लेकिन जियाओ यान उन्हें जियाओ लिन के जूनियर के रूप में मान रहा था। जियाओ यान का बहाना काफी अच्छा था, उसने यून यून या नालन परिवार को दोष नहीं दिया, वह बस इतना कह रहा था कि उसके अपने परिवार के लोगों ने मृतक बुजुर्ग का अपमान करने की हिम्मत नहीं की। यून यून भी कुछ नहीं कह सकी, लेकिन नालन यानरान उसके बगल में थी। वह शांत नहीं बैठ सकती थी। वह गुस्से से खड़ी हो गई और बोली, शादी की व्यवस्था का मामला मेरा है, इसका दादाजी या आपके मामले से कोई लेना देना नहीं है। कहो कि तुम अब शादी रद्द करने जा रहे हो। मैंने कहा था कि मैं आज इस शादी को रद्द नहीं करने जा रही हूँ, किसी कारण से, जियाओ यान ने जिद करते हुए जवाब दिया। तुम, नालन यानरान कुछ और कहने वाली थी, लेकिन उसके बगल में यून यून ने भौहें सिकोड़ लीं और नालन यानरान की बातों को रोकना चाहा। हालांकि नालन यानरान, जो पहले से ही जियाओ यान से नाराज थी, इतना सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। इसलिए उसने बहुत ही असंतुष्ट होकर कहा, मास्टर, उसे लगता है कि मुआवजा बहुत कम है। मैं अंत में एक बहुत ही दोस्ताना बातचीत के बाद जियाओ यान और नालन यानरान ने 3 साल का समझौता किया। इस बार 3 साल का समझौता नालन यानरान ने नहीं, बल्कि जियाओ यान ने प्रस्तावित किया था। जब जियाओ यान ने 3 साल का समझौता प्रस्तावित किया, तो जियाओ परिवार उलझन में पड़ गया। जियो मिंग भी उलझन में था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जियो यान ऐसा समझौता करेगा। जियो यान ने 3 साल का यह उल्टा समझौता करने की हिम्मत कैसे की? जियो यान ने 3 साल का ऐसा समझौता करने की हिम्मत इसलिए नहीं की क्योंकि वह पागल हो गया था। इसके पीछे एक कारण था। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के लोगों के जियो परिवार को छोड़ने के बाद जियो यान अकेले पीछे के पहाड़ पर चला गया। चारों ओर देखने के बाद और ये देखने के बाद कि वहां कोई नहीं था, उसने सावधानी से कहा, वरिष्ठ, हे, छोटे लड़के, मुझे मत ढूंढो, मैं तुम्हारी उंगली पर हूं। एक अजीब पुरानी जानी पहचानी हंसी अचानक जियो यान के कानों में घुस गई। ये शब्द सुनकर जियो यान की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं, और फिर उसने अपनी नज़र अपने दाहिने हाथ के ऊपर टिकी हुई काली प्राचीन अंगूठी की ओर डाली। क्या तुम सच में वहां हो? जियो यान ने अपने दिल में चल रही घबराहट को बलपूर्वक रोका और अपनी आवाज़ को शांत करने की कोशिश की। आज जियो यान ने यून यून का सामना करने की हिम्मत क्यों की? इसका एक कारण ये था कि पिछले कुछ दिनों में कबीले के सदस्यों द्वारा लगातार दिए जा रहे बुरे तानों से उसके अंदर काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था, और आज की शादी रद्द होने के साथ ही यह गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन दूसरा कारण ये था कि उसने उस समय अपने मन में एक आवाज़ सुनी थी। पहली बार जब उसने अपने मन में वह आवाज़ सुनी, तो जियो यान को लगा कि यह एक भ्रम है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद जियो यान को एहसास हुआ कि यह भ्रम नहीं था। उस पल उसे पता था कि वह भाग्यशाली था कि उसे अपने पिछले जीवन में उपन्यासों की तरह एक अमर गुरु मिले थे। आखिरकार उस समय जियो मिंग, जी यान और यून यून सहित कई शक्तिशाली लोग मौजूद थे, लेकिन उन सभी ने उसके मन में आवाज़ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, जैसे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया।
जब अमर गुरु ने उसे संदेश दिया तो उसने ये भी कहा कि वह उसे अपना शिष्य स्वीकार करेगा। तुरंत उसने उसे बहुत आत्मविश्वास दिया। नालन यानरान के साथ चर्चा के साथ साथ दूसरे पक्ष के शब्दों में दिखाए गए अहंकार ने वास्तव में उसे बहुत हिम्मत दी, इसलिए उसने 3 साल का समझौता किया था। वह चाहता था कि हर कोई समझे कि वह जियाओयान बेकार नहीं था। हालांकि वह पहले यही सोचता था। इस समय जियाओयान को केवल यह महसूस हुआ कि उसने एक भूत का सामना किया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी धारणा के अनुसार रिंग में कोई अमर गुरु नहीं रहता है। हालांकि उसके दिल में थोड़ा डर था, फिर भी जियाओयान ने अपनी धड़कन को धीमा करने के लिए संघर्ष किया। वरिष्ठ, कृपया मजाक न करें, मेरा छोटा दिल ऐसे डर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका संयम बुरा नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि आप इतने डरे हुए नहीं हैं कि आप डर के मारे उछल पड़े। रिंग से एक चंचल हंसी आई। उसी समय एक बूढ़ी पारदर्शी आकृति रिंग से बाहर तैरती हुई आई। वरिष्ठ, तो आप वास्तव में रिंग में हैं। इस छाया को देखते हुए, जो बिल्कुल उसके पिछले जीवन के भूतों की तरह दिख रही थी, जियाओयान ने एक मुस्कान प्रकट की जो रोने से भी बदतर थी। छोटे लड़के, इतनी बदसूरत मुस्कान मत दो। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूं? ये शब्द सुनकर जियाओयान की आत्मा कांप उठी। तुरंत उसे याद आया कि उस आकृति ने अभी कहा था कि वह अपनी प्रतिभा वापस पा सकता है, और वह अब इतना डरता नहीं था। इसलिए उसने जल्दी से पूछा, वरिष्ठ, क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझे अपना शिष्य बना लेंगे और मेरी प्रतिभा वापस पाने में मेरी मदद कर सकते हैं? चलो अब शुरू करते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी प्रतिभा वापस पालोगे। वास्तव में तुमने इसे पहले ही वापस पा लिया है। यह जियाओयान कुछ हैरान था। वास्तव में मैं ही वह हूं जिसने इन 2 वर्षों के दौरान तुम्हारी डू क्यूई को गायब कर दिया। पारदर्शी बुजुर्ग मुस्कुराते हुए हैरान जियाओयान को घूरते हुए बोला। क्या? जियाओयान उन शब्दों को सुनकर दंग रह गया। इसके तुरंत बाद उसका चेहरा तुरंत उदास हो गया और उसके दांतों के बीच से मुश्किल से ठंडे शब्द निकले। क्या तुम कह रहे हो कि मेरे शरीर से जो डू क्यूई गायब हो गई है वह तुम्हारा काम है? हे, मुझे ये करना था, इसलिए मुझे दोष मत दो, छोटे लड़के। जाओ अपनी माँ को चोदो। जियाओयान, जो उसी जगह पर खड़ा था, अचानक पागल की तरह उछल पड़ा। उसका चेहरा उग्रता से भर गया और उसकी मुट्ठी पूरी ताकत से याओ लाओ के चेहरे पर लगी। याओ लाओ का भ्रामक शरीर धीरे धीरे बाईं ओर मुड़ गया, आसानी से जियाओयान के हमले से बच गया। हे, छोटे लड़के, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। क्या ये सिर्फ 2 साल तक तुम्हारे डू क्यूई को अवशोषित करने के लिए नहीं है? इसके अलावा मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। याओ लाओ ने समझाना शुरू किया। ये पूरी तरह बकवास था। याओ लाओ को वास्तव में डू क्यूई की जरूरत नहीं थी, लेकिन जियाओयान को इस समय यह नहीं पता था। जियाओयान के मुंह के कोने फड़क उठे और उसकी आवाज दबी हुई नाराजगी से भर गई। बूढ़े आदमी, चूंकि तुम रिंग में छिपे हो, इसलिए तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मैं पिछले 2 सालों से कैसे रह रहा हूं, क्योंकि तुमने मेरी डू क्यूई को अवशोषित कर लिया है ना? पिछले 2 सालों से हर दिन मेरा मजाक उड़ाया जाता रहा है और मेरा अपमान किया जाता रहा है। लेकिन इन 2 सालों के उपहास में तुम बड़े हो गए हो, है ना? क्या आपको लगता है कि अगर ये 2 साल पहले होता तो आपके पास अभी जैसी शांति और वही मानसिकता होती? मुस्कुराते हुए याओ लाओ ने धीरे से कहा। जियाओयान, आप। कुछ दोस्ताना चर्चा के बाद जियाओयान आखिरकार शांत हो गया। अपने सामने याओ लाओ को देखते हुए उसने बिना किसी अच्छे हास्य के कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझे 3 साल में नालन यानरान से मिलवा सकते हैं? मैं ये कैसे करूं? मैं आपको उस लड़की से मिलवा सकता हूं, लेकिन याओ लाओ ने आगे नहीं कहा। जियाओयान थोड़ा चिंतित लग रहा था। इस बूढ़े आदमी ने अभी रहस्यमय तरीके से काम किया था और इतने आत्मविश्वास से बात की थी। वह वास्तव में जानता था कि यह कैसे करना है ना? अन्यथा क्या उसे 3 साल बाद अपना चेहरा नहीं खोना पड़ता? क्या आप एक कीमियागर बनना चाहते हैं? याओ लाओ ने अचानक पूछा। एक कीमियागर? जियाओयान बातचीत में इस उछाल पर दंग रह गया, फिर उसने भौहें सिकोड़ लीं। डू क्यू में महाद्वीप, चाहे वह कोई भी हो, हर कोई कीमियागर बनना चाहता है, लेकिन क्या कीमियागर कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ चाहकर ही बन सकती है? एक होने के लिए कठोर शर्तें पूरी करना बहुत मुश्किल है। मुझसे कीमियागर बनने के बारे में मत पूछो। वह 3 साल का समझौता। शब्द अचानक बंद हो गए। जियाओयान ने ऊपर देखा और अपना मुंह चौड़ा किया। क्या मैं एक हो सकता हूं? हाँ, उसने जियाओयान के आश्चर्य के भाव को उम्मीद और उत्साह के साथ मिश्रित करके बहुत सराहा। याओ लाओ ने दिखावटी ढंग से अपनी भ्रामक दाढ़ी को सहलाया, लेकिन तुम मुश्किल से ही योग्य हो। बाद में ये जानने के बाद कि वह कीमियागर बन सकता है और दूसरा पक्ष भी कीमियागर है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब दूसरा पक्ष भी उसके द्वारा तय किए गए 3 साल के समझौते को पूरा करने में उसकी मदद कर सकता है, तो जियाओयान ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। जियाओयान के मामलों का और उल्लेख किए बिना
जियाओ मिंग की तरफ से वह ग्रैंड एल्डर द्वारा स्वागत हॉल में वापस आमंत्रित किए जाने से पहले थोड़े समय के लिए जियान के साथ अपने छोटे से आंगन में लौटा था। हॉल में लंबी और ठंडी लड़की को देखकर जियाओ मिंग थोड़ा हैरान हुआ। उसे कैसे पता नहीं चला कि और भी मेहमान आएंगे? दरअसल उसने कल ही अपनी सूचना भेजी थी, हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए हमने आपको परेशान नहीं किया और आज हम मिस्टी क्लाउड सेक्ट मामले के कारण आपको ये बताना भूल गए। उसके बगल में बैठे ग्रैंड एल्डर ने थोड़ी असहजता के साथ कहा। ये सुनकर जियाओ मिंग ने अपना सिर थोड़ा अवाक होकर हिलाया। जियाओ मिंग के आगमन को देखकर ठंडी और खूबसूरत महिला की आंखें चमक उठीं और वह खड़ी हो गई और मुस्कुराई। जियामा साम्राज्य की सबसे बड़ी राजकुमारी याओ ये, मैं मास्टर जियाओ मिंग से मिली हूँ, कृपया मुझे आज आपसे मिलने की स्वतंत्रता लेने के लिए क्षमा करें। कोई बात नहीं राजकुमारी याओ ये, कृपया बैठिए। मिस्टी क्लाउड सेक्ट के साथ जो कुछ हुआ था उसके कारण इस समय हॉल में याओ ये का स्वागत करने के लिए केवल जियाओ मिंग ही बैठे थे। और तीनों बुजुर्ग किसी को एक कप बढ़िया चाय बनाने का आदेश देने के बाद उन्होंने चाय की एक एक चुस्की ली और जब वे लगभग खत्म हो चुके थे तो जियाओ मिंग ने सीधे पूछा, मुझे आश्चर्य है कि इस बार जियाओ परिवार में आने में राजकुमारी याओ ये का क्या काम है? मेरे परदादा ने मुझे आपको आकर्षित करने के लिए आने के लिए कहा और मुझसे आपके साथ विवाह अनुबंध स्थापित करने का एक तरीका खोजने के लिए कहा। बेशक वह ऐसा नहीं कह सकती थी। वह बस धीरे से मुस्कुराए और बोली, जब परदादा ने सुना कि मास्टर जियाओ मिंग जिया नान अकादमी से लौट आए हैं और छठे दर्जे के कीमियागर बन गए हैं तो उन्हें खुशी हुई कि जिया मा साम्राज्य में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उन्होंने मुझे विशेष रूप से आपको बधाई देने के लिए भेजा मास्टर, आपकी पढ़ाई से लौटने पर। अध्याय 104 ज़ोंग ब्रेकिंग पिल अनुनय। जिया मा शाही परिवार के सदस्य के रूप में याओ ये ने विशेष रूप से बोलने की कला का अभ्यास किया था, इसलिए उसके साथ बातचीत करना बहुत सहज था। जियाओ मिंग के साथ बातचीत करने की प्रक्रिया में उसने जियामा साम्राज्य के बारे में बहुत सारी गुप्त कहानियां भी बताईं, जिससे जियाओ मिंग को जियामा साम्राज्य की बेहतर समझ मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बातचीत के दौरान जियाओ मिंग ने शायद ही कभी अपने कपड़ों की ओर देखा हो, इसलिए याओ ये को लगा कि उसका पहला लक्ष्य हासिल करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसलिए उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया। जब उसने मंच तैयार करना लगभग पूरा कर लिया तो उसने अपनी यात्रा के दूसरे उद्देश्य के बारे में बात की। मेरे परदादा आपको मास्टर जियाओ मिंग जियामा पवित्र शहर जाने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। मुझे जियामा पवित्र शहर में आमंत्रित करें। किस लिए? जियाओ मिंग ने याओ ये की ओर देखा, जिसके सामने हमेशा मुस्कान रहती थी। याओ ये ने झिझकते हुए अपने बगल में बैठे तीन बुजुर्गों की ओर देखा, क्योंकि शांत समुद्री स्केली जानवर जियामा साम्राज्य का रक्षक था और जितने कम लोग उसकी चोटों के बारे में जानते थे उतना ही अच्छा था। तीनों बुजुर्ग इतने बड़े थे कि वे याओ ये की झिझक को समझ सकते थे और एक दूसरे को देखने के बाद उन्हें जाने का बहाना मिल गया। तीनों के चले जाने के बाद ही याओ ये ने कहा, मास्टर जियाओ मिंग को जियामा पवित्र शहर जाने के लिए कहने का कारण यह है कि मेरे शाही परिवार के रक्षक जानवर के घाव फिर से उभर आए हैं, इसलिए मैं मास्टर जियाओ मिंग से उसके घावों का इलाज करने के लिए जियामा पवित्र शहर जाने के लिए कहना चाहूँगा। बेशक हमारे शाही परिवार द्वारा दिया जाने वाला इनाम निश्चित रूप से मास्टर जियाओ मिंग को संतुष्ट करेगा। शांत समुद्री पपड़ीदार जानवर के घावों का इलाज करने में मदद करो, क्या यही एकमात्र काम है? क्या मास्टर फामा जियामा पवित्र शहर में जियामा साम्राज्य कीमियागर संघ के अध्यक्ष नहीं हैं? क्या तुमने उनसे संपर्क नहीं किया? याओ ये उसके शब्दों पर कड़वी मुस्कान बिखेरी। हालांकि उन्होंने मास्टर फामा को आमंत्रित नहीं किया था, उन्होंने वर्षों से अन्य 5वीं श्रेणी के कीमियागरों को आमंत्रित किया था, लेकिन वे सभी शांत समुद्री पपड़ीदार जानवर की छिपी हुई चोट का इलाज करने में असमर्थ थे और केवल इसे थोड़ा दबाने में मदद कर सकते थे। हालांकि समय के साथ चोट को दबाना मुश्किल होता जा रहा था और अब ये फूटने ही वाली थी। याओ ये की व्याख्या सुनने के बाद जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया और सोचा कि उसे जाना चाहिए या नहीं। सच कहूं तो जियाओ मिंग पिछले कुछ दिनों से जियाओ परिवार में थोड़ा ऊब गया था और अब जब वह जियामा साम्राज्य में वापस आ गया था तो उसके पास जियाओ परिवार के कुछ मामलों की देखभाल करने के अलावा कई काम थे। यह एक अच्छा समय था। ये देखकर कि जियाओ मिंग गहरे विचारों में डूब गया था, उसके बगल में याओ ये ने कहा, मास्टर जियाओ मिंग, वास्तव में मेरे परदादा भी आपसे ज़ोंग ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए कहना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास इसे परिष्कृत करने का समय है। एक छठी श्रेणी की ज़ोंग ब्रेकिंग पिल। जियाओ मिंग ने उसकी बातें सुनी और दिलचस्पी दिखाई। ज़ोंग ब्रेकिंग पिल एक उच्च श्रेणी की गोली थी। जियामा साम्राज्य में यह माना जाता था कि पिल किंग बूहे को भी इस स्तर की गोली को परिष्कृत करने में कठिनाई होगी। दूसरे पक्ष को कैसे यकीन हो सकता था कि वह इसे परिष्कृत कर सकता है। वास्तव में यह एक ज़ोंग ब्रेकिंग पिल है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मास्टर जियाओ मिंग के पास इसे परिष्कृत करने का समय है। याओ ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, वास्तव में जिया जिंगतियान ने याओ ये से ज़ोंग ब्रेकिंग पिल का उल्लेख केवल परीक्षण करने के लिए कहा था। कीमियागर अपनी प्रतिष्ठा को संजोते थे और दुनिया से निपटने में बहुत सतर्क रहते थे।
अगर जियाओ मिंग इसे परिष्कृत कर सकता है तो हर कोई खुश होगा, अगर वह इसे परिष्कृत नहीं कर सकता है तो वह स्वाभाविक रूप से मना कर देगा और एक अच्छी छाप छोड़ देगा। जियाओ मिंग की विकास गति के साथ वे भविष्य में फिर से उसकी तलाश भी कर सकते हैं। हालांकि सफलता दर के संबंध में ये शोधन संभव है। हालांकि जियाओ मिंग का मानना था कि वह अपनी स्वर्गीय ज्वाला की मदद से इस स्तर की गोली को परिष्कृत कर सकता है। ज़ोंग ब्रेकिंग पिल की सामग्री को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था और उसके पास ज़ोंग ब्रेकिंग पिल भी उसके स्टोरेज रिंग में थी, इसलिए उसने इसे पहले परिष्कृत नहीं किया था और तकनीक से अपरिचित था, इसलिए उसके लिए सफलता दर की गारंटी देना मुश्किल होगा। ये सफलता दर ये बहुत अधिक नहीं है, केवल 40% है। 40%। याओ ये ने उसके शब्दों पर राहत की हल्की सांस ली, अपनी कामुक छाती को थपथपाया और गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहा, मास्टर जियोमिंग को मजाक करना बहुत पसंद है। छठी श्रेणी की चोटी की गोली के लिए 40% सफलता दर अब कम नहीं है। मैं मास्टर से हमारी मदद करने के लिए कहता हूँ। हमने जियामा पवित्र शहर में कीमियागरों के नियमों के अनुसार सब कुछ तैयार किया है और मुआवजा भी आपको संतुष्ट करेगा, मास्टर। क्या 40% की सफलता दर उच्च थी? 90% से कम की कोई भी सफलता दर जियाओ मिंग द्वारा कम मानी जाती थी और केवल खुद के साथ सख्त होने से ही वह अपने कौशल में सुधार कर सकता था। लेकिन ये देखकर कि दूसरे पक्ष को परवाह नहीं थी, जियाओ मिंग ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, बहुत अच्छा, मैं दोनों पर सहमत हूँ। एक कीमियागर के रूप में जब दूसरा पक्ष व्यापार के बारे में बात करने के लिए उसके दरवाजे पर आया तो उसके लिए मना करने का कोई कारण नहीं था और चून की छठी स्तरीय गोलियों के लिए सामग्री मिलना बहुत मुश्किल था। इस बार ज़ोंग ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करने से उसे अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। बेशक जियाओ मिंग के पास ज़ोंग ब्रेकिंग पिल अपनी स्टोरेज रिंग में थी और अब वह इसे सीधे दूसरे पक्ष को बेच सकता था, लेकिन ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसे परिष्कृत करने के लिए 3 सामग्री और 40% सफलता दर के साथ उसके पास एक था, इस बात की पूरी तरह से निश्चितता थी कि वह इसे परिष्कृत करने में सक्षम होगा। वह अभ्यास करने का यह अवसर नहीं छोड़ सकता था। ये देखकर कि जियाओ मिंग सहमत हो गया, याओ ये ने एक उज्ज्वल मुस्कान प्रकट की और मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। मास्टर जियाओ मिंग को हमारी मदद करने के लिए तैयार होने के लिए धन्यवाद। मुझे आश्चर्य है कि मास्टर कब जाने और जियामा पवित्र शहर जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। क्या राजकुमारी याओ ये बहुत चिंतित नहीं हैं? उसके उत्साहित चेहरे को देखकर जियाओ मिंग हंसा। जितनी जल्दी शांत समुद्री स्केली जानवर की चोटों का इलाज किया जाता है उतना ही बेहतर है। कृपया मुझे माफ़ करें, अगर यह मास्टर के लिए असुविधाजनक है तो फिलहाल हम इसे थोड़ी देर के लिए स्थगित कर सकते हैं। यह महसूस करते हुए कि वह थोड़ा असभ्य हो रही थी, याओ ये ने थोड़ा खांसते हुए जवाब दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, हम कल निकलेंगे। जियाओ मिंग भी खड़ा हो गया और याओ ये को अलविदा कहने लगा। जियाओ मिंग के साथ कल साथ जाने का समय तय करने के बाद याओ ये चली गई। वुतान शहर में सिटी लॉर्ड का निवास है और वह आज रात वहीं रहेगी। याओ ये के जाने के तुरंत बाद तीनों बुजुर्ग स्वागत कक्ष में दाखिल हुए। अपनी सीट पर बैठे जियाओ मिंग को देखते हुए तीनों बुजुर्ग चारों ओर इकट्ठा हुए और कुछ जिज्ञासा से पूछा, मुझे आश्चर्य है कि राजकुमारी याओ ये का हमारे जियाओ कबीले में आने का क्या काम है? उसने मुझे केवल गोलियां परिष्कृत करने के लिए बुलाया था, कोई महत्वपूर्ण काम नहीं। जियाओ मिंग ने विशिष्ट विषय पर विस्तार से नहीं बताया, इसके बजाय उसने कहा, आप तीनों ठीक समय पर आए हैं। कल मैं कबीले से यात्रा पर निकल जाऊंगा। क्या आप जा रहे हैं? क्या इसलिए कि राजकुमारी याओ ये गोलियां परिष्कृत करने के लिए आपको ढूंढ रही हैं? और आप कब वापस आएंगे? जियाओ मिंग के जाने की आवाज़ सुनकर तीनों बुजुर्ग पूछने के लिए दौड़े। मुझे आधे महीने के लिए चले जाना चाहिए, इस बारे में सोचने के बाद जियाओ मिंग ने कहा। ये सुनकर कि वह केवल आधे महीने के लिए चला जाएगा, तीनों बुजुर्गों ने राहत की सांस ली। और सच कहूं तो इन दिनों जियाओ मिंग के जियाओ परिवार में होने से उनकी सुरक्षा की भावना बढ़ गई थी। अगर जियाओ मिंग चले जाते तो वे कुछ समय के लिए थोड़ा अनिच्छुक होते। इस बार कबीले को छोड़ते समय पिछली बार के विपरीत तीनों बुजुर्गों ने जियाओ मिंग को महाद्वीप पर चलने के तरीके सिखाने के लिए नहीं खींचा, क्योंकि जियाओ मिंग पहले से ही एक डुकिंग था और अब उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं थी। इस बार इसके बजाय यह जियाओ मिंग था जिसने उन्हें जियाओ यान के साथ अब और खिलवाड़ न करने की चेतावनी दी। आज जब यून यून दरवाजे पर पहुंचा तो जियाओ मिंग ने तीव्रता से महसूस किया कि जियाओ यान की अंगूठी में आत्मा शक्ति में उतार चढ़ाव था। यह शायद इसलिए था क्योंकि याओ लाओ ने जियाओ यान से कुछ कहा था जिसने उसे यून यून के सामने किसी तरह का 3 साल का समझौता करने का साहस दिया था। चूंकि याओ लाओ ने जियाओ यान के साथ बातचीत की थी तो जियाओ यान की प्रतिभा निश्चित रूप से भविष्य में ठीक होने वाली थी, और अगर वे जियाओ यान को निशाना बनाना जारी रखते तो इन 3 बुजुर्गों को नुकसान उठाना पड़ता। ये देखकर कि तीनों बुजुर्ग उसके साथ काफ़ी अच्छे थे, जियाओ मिंग ने सोचा कि उनके लिए कबीले के सदस्यों पर लगाम लगाना बेहतर होगा। जब उन्होंने जियाओ मिंग के शब्दों को सुना जिसमें उन्होंने कबीले के सदस्यों को नियंत्रित करने के लिए कहा था, तो तीनों बुजुर्गों ने सोचा कि जियाओ मिंग जियाओ यान का बचाव कर रहा है, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को देखा और अपना सिर हिलाया।
हालांकि उन्हें जियाओयान पसंद नहीं था, लेकिन चूंकि जियाओमिंग ने बात की थी, इसलिए वे केवल वही कर सकते थे जो उन्हें बताया गया था। अध्याय 105 जियामा पवित्र शहर जिया जिंगतियान। अगले दिन जियाओमिंग जियान को याओ ये से मिलने के लिए शहर के भगवान के निवास पर ले गया और साथ में जियामा पवित्र शहर की ओर चल पड़ा। 2 दिन बाद जियामा शाही परिवार द्वारा विशेष रूप से पाले गए एक उड़ने वाले जादुई जानवर के ऊपर जियाओमिंग खिड़की के सामने खड़ा था और बाहर देखा और दूरी में एक विशाल शहर दिखाई दिया। जियामा साम्राज्य की शाही राजधानी के रूप में जियामा पवित्र शहर में स्वाभाविक रूप से कई लोग रहते थे और जब आसमान से देखा जाता था तो ये जियानान शहर से भी बड़ा था, जहां जियानान अकादमी स्थित थी जो एक प्राचीन और भव्य आभा को प्रकट करती थी। जैसे ही जियाओमिंग दूर की ओर देख रहा था, एक सुगंधित हवा आए और उसके पास आकर खड़ी हो गई। अकेले दृश्यों का आनंद लेते हुए मास्टर जियाओमिंग वास्तव में सुरुचिपूर्ण हैं। मैं अपने कमरे में बोर हो रही हूँ, शाही राजधानी बहुत दूर नहीं है, इसलिए बाहर जाकर अपने मूड को शांत करने के लिए इधर उधर देखना अच्छा है, जियाओमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। याओ ये ने जियाओमिंग की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। 2 दिनों तक साथ रहने के बाद याओ ये ने देखा कि जियाओमिंग अभी भी काफी मिलनसार था और जब उसने फिर से जियाओमिंग का सामना किया तो वह उससे पहली बार मिलने की तुलना में कम घबराई हुई थी। क्या हम पहले ही वहां पहुंच चुके हैं जियाओमिंग? अगले कमरे में जियाओमिंग की आवाज़ के बाद बैंगनी रंग की पोनीटेल वाला एक छोटा सिर दरवाजे से बाहर झांका। अगर जियान नहीं था तो वह कौन था? हाँ, हम 2 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे, जियाओमिंग ने जियान से कहा, जो कमरे में दाखिल हो चुका था और सीधे उसके और याओ ये के बीच में आ गया था। आखिरकार, मैं हर बार जब इस उड़ने वाले जानवर की सवारी करता हूं तो बहुत ऊब जाता हूं और तुम अभी भी मुझे जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाने देते। हम्फ, अगर तुम मुझसे पूछो तो क्या इतनी कम दूरी खुद उड़ना ज्यादा तेज नहीं है? हमें इस धीमी गति से उड़ने वाले जानवर की सवारी क्यों करनी है? जियान ने अपनी कमर पर हाथ रखा और शिकायत की। यह जियाओमिंग ने बिना कुछ बोले याओ ये को देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि याओ ये उड़ नहीं सकता था। जब वह उसे आमंत्रित करने आई तो उसे छोड़कर उड़ जाना उसके लिए अनुचित लगा। वैसे भी उन्हें उड़ने वाले जानवर पर यात्रा करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए ये ठीक था। जहाँ तक जियान को औषधीय जड़ी बूटियों की तलाश में बाहर जाने देने की बात है, वास्तव में जियाओ परिवार को छोड़ने के बाद उसने जियान को एक बार बाहर जाने दिया, लेकिन उस बार जियान अपने हाथों में कई सीलबंद जेड बक्से लेकर आए। जाहिर है उसने किसी और के घर से खजाने लिए। ये सुनकर वह अवाक रह गया। उसके लिए बेहतर है कि वह जियामा साम्राज्य में दुश्मन न बनाए, इसलिए जियाओमिंग ने फिर से जियान को बाहर जाने से मना किया। याओ ये भी समस्या को समझ गया और थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए जियान को थोड़ी जिज्ञासा से देखा। इन 2 दिनों के दौरान उसने पहले ही नोटिस कर लिया था कि जियाओमिंग इस खूबसूरत नाजुक दिखने वाली लड़की के साथ बहुत स्नेही लग रहा था। उसने दूसरे पक्ष के साथ अच्छे संबंध बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन दूसरे पक्ष को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने उसे अनदेखा कर दिया। शाही परिवार की सबसे बड़ी राजकुमारी होने के नाते ये पहली बार था जब उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। हर जगह औषधीय जड़ी बूटियां हैं। शाही राजधानी की इस यात्रा को समाप्त करने के बाद मैं उन्हें खोजने के लिए आपके साथ मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में क्यों न जाऊं? जियाओमिंग ने जियान के रेशमी बालों में अपना दाहिना हाथ फेरते हुए कहा। उसे कोमलता का एहसास हुआ। मास्टर जियाओमिंग, इतनी परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास औषधीय जड़ी बूटियों का एक बड़ा संग्रह है। अगर आपको उनकी ज़रूरत है तो इस यात्रा के खत्म होने के बाद मास्टर जियाओमिंग शाही परिवार के खजाने में जाकर जितनी चाहें उतनी जड़ी बूटियां ले सकते हैं। उन शब्दों पर याओ ये, जो जियान के बगल में थी, ने जल्दी से कहा, बेशक मिस जियान, मास्टर जियाओमिंग के दोस्त के रूप में हम आपको 2 औषधीय जड़ी बूटियां भी भेंट करेंगे। याओ ये ने जियान को 2 औषधीय जड़ी बूटियां दी। ये वास्तव में जियाओमिंग के चेहरे की वजह से था। जियान के दिमाग को यह नहीं पता था कि नहीं कहने का क्या मतलब है, खासकर औषधीय जड़ी बूटियों के लिए। इसलिए वह खुशी खुशी सहमत हो गई। खुश जियान को अवाक होकर देखते हुए, क्या ये औषधीय जड़ी बूटियां लेना इतना आसान था? जियाओमिंग ने याओ ये से कहा, धन्यवाद राजकुमारी याओ ये, उन औषधीय जड़ी बूटियों को इस बार इनाम के हिस्से के रूप में गिना जाएगा। जब वह कुछ और कहने वाली थी तो एक काले कपड़े वाली आकृति डू स्पिरिट लेवल आभा उत्सर्जित करती हुई आई और बोली, राजकुमारी, हम जियामा पवित्र शहर में पहुंच चुके हैं। अगला उदाहरण उड़ान स्टेशन है। याओ ये ने बात करना बंद कर दिया और काले कपड़े वाली आकृति को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। तो चलो उतरते हैं और परदादा को ये बताने के लिए एक संदेश भी भेजते हैं कि मास्टर जियाओमिंग आ गए हैं। ... एक भव्य महल में एक शानदार हॉल के बीच में। मास्टर जियाओमिंग, ये खुशी की बात है कि आप दूर से आए हैं। हा, कृपया बैठिए, कोई चाय डाल दे।
सफ़ेद लिनन के लबादे में सजे एक बूढ़े व्यक्ति ने उत्साहपूर्वक जियाओ मिंग का अभिवादन किया, जो अभी अभी अंदर आया था, जबकि याओ ये विनम्रता से उसके बगल में खड़ा था। कोई बात नहीं, एल्डर जिया। जियाओ मिंग ने अपने सामने लिनन के लबादे में सजे बुजुर्ग को देखा और मुस्कुराया। अभी अभी उड़ने वाला जादुई जानवर सीधे शाही शहर के पास उतरा था, और जब वे शाही शहर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिया जिंगतियान लंबे समय से इंतजार कर रहा था। जिया माँ पवित्र परिवार के सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में जिया जिंगतियान के पास उनकी धारणा के अनुसार एक शीर्ष सम्राट की ताकत थी, और उनकी मजबूत आभा को कम करके नहीं आंका जा सकता था। जैसे ही उसने जियाओ मिंग और जियान को अपने बगल में बैठते देखा, जिया जिंगतियान मुस्कुराहट से भर गया और सबसे पहले जियाओ मिंग की प्रशंसा की, पूरी तरह से एक शाही राजा के अहंकार के बिना। प्रशंसा के शब्द वही पुराने तारीफ के शब्द थे जो जियाओ मिंग की प्रतिभा की प्रशंसा कर रहे थे, जिससे जियाओ मिंग के बगल में बैठा जियान ऊब कर राहें भरने लगा। हालांकि जिया जिंगतियान एक बुजुर्ग के रूप में दूसरों की तुलना में बहुत अच्छे से बात करता था, लेकिन जियाओ मिंग, जो पहले से ही एक आदत बना चुका था, उसके शब्द उसके बाएं कान में गए और उसके दाहिने कान से निकल गए। जिया जिंगतियान के शब्दों से उसे आकर्षित करने का जो इरादा था, उसे भी जियाओ मिंग ने सीधे तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। जिया जिंगतियान के काम करने के तरीके से पता चलता था कि वह छठे दर्जे के कीमियागर के लिए उत्सुक था। वह चिंतित क्यों नहीं हो सकता था? छठी श्रेणी का अल्केमिस्ट जिया मा साम्राज्य में शीर्ष पायदान पर है, वहां होने मात्र से ही वह बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोगों को आकर्षित कर सकता था। उसके पास जो आकर्षण है वह अकल्पनीय है, और यदि जियाओ मिंग उसकी ओर आकर्षित होता तो शाही परिवार की शक्ति दोगुनी हो जाती। इसलिए जिया जिंगतियान इतना उत्साही था। बेशक इच्छा तो इच्छा ही होती है, लेकिन यदि जियाओ मिंग शाही परिवार में शामिल होने का इरादा नहीं रखता था, जिया जिंगतियान उसे रहने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था। जियाओ मिंग इतनी जल्दी आगे बढ़ने में सक्षम था, उसकी अपनी प्राकृतिक प्रतिभा के अलावा उसके पीछे कोई होना चाहिए। जल्दबाजी में कदम उठाना बुद्धिमानी नहीं होगी। अभिवादन के बाद जियाओ मिंग सीधे मुद्दे पर आया और अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। बड़े जिया, मुझे पहले से ही पता है कि इस बार मुझे आमंत्रित करने का उद्देश्य क्या है। क्या आप पहले ज़ोंग ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं पहले शांत समुद्री स्केली बीस्ट का इलाज करूं? मास्टर जियाओ मिंग, क्या ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी? मैंने पहले ही किसी को आपके लिए भोज तैयार करने का आदेश दे दिया है। बेहतर होगा कि पहले आपका ठीक से स्वागत करने के बाद इस मामले पर चर्चा की जाए। जिया जिंगतियान ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में जिया जिंगतियान अभी भी बहुत खुश थी कि जियाओ मिंग ने इन दोनों मामलों को जल्दी से हल करने की पहल की थी। आखिरकार जितनी जल्दी ये समस्याएं हल हो जाएंगी उतना ही अच्छा होगा। हालांकि ऐसा लगेगा कि अगर वे उसे अपनी सीट गर्म करने से पहले ही काम शुरू करने देते हैं तो उनमें आतिथ्य की कमी है, इसलिए उसे यह कहना पड़ा। कोई बात नहीं, मुझे बेहतर होगा कि मैं दिव्य रक्षक जानवर को देखूं। पुराने घावों को ठीक करना मुश्किल है, मैं पहले इसका पता लगाऊंगा ताकि बेहतर विचार मिल सके। जिया जिंगतियान ने शब्द सुने, उसने एक पल के लिए सोचा और उसे उचित पाया। वह खड़ा हुआ और मुस्कुराया। हाँ, तो मैं मास्टर जियाओ मिंग को परेशान करूंगा। कृपया मुझे खराब आतिथ्य के लिए दोष न दें, और कृपया शांत समुद्री स्केली जानवर की स्थिति की जांच करने के बाद रिसेप्शन भोज से इनकार न करें। मम्मा, चलो। जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया। अध्याय 106 चोटों की जांच, दो तरीके। जिया जिंगतियान के नेतृत्व में जियाओ मिंग और अन्य लोग जल्द ही इंपीरियल सिटी के पीछे पहाड़ी जंगल में पहुंच गए। पहाड़ के पीछे बांस के जंगल से गुजरने के बाद जियाओ मिंग और उसके समूह के सामने एक विशाल झील दिखाई दी। जब उसने देखा कि वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं तो जिया जिंगतियान, जो आगे चल रहा था, मुड़ा और जियाओ मिंग को देखकर मुस्कुराया। हे मास्टर जियाओ मिंग, हम पहुंच गए हैं, हमें बाद में आपको परेशान करना होगा। बड़े जिया बहुत विनम्र हैं। जियाओ मिंग ने एक फीकी मुस्कान के साथ अपना हाथ हिलाया, लेकिन उसकी नज़र विशाल झील पर चली गई। यहाँ वह उस अत्यंत गहरी झील के तल में छिपी एक राजसी आभा को थोड़ा बहुत महसूस कर सकता था, और उसने सोचा कि यह शांत समुद्र का स्केली जानवर होगा। हाँ, इस झील में वाकई एक बड़ा सांप है, ताकत के मामले में बुरा नहीं है। जब जियाओ मिंग को यह एहसास हो रहा था तो उसके बगल में मौजूद जियान ने अचानक चौंककर चिल्लाया और बोला। ये सुनकर जियाओ मिंग जियान की प्रतिक्रिया से हैरान नहीं हुई। जियान एक प्राचीन शून्य ड्रैगन थी, इसलिए यह बहुत अजीब नहीं था कि वह झील में शांत समुद्री स्केली जानवर को महसूस कर सकती थी। जियाओ मिंग के विपरीत, जो जियान की पहचान जानता था, जिया जिंगतियान और याओ ये दोनों ने जो सुना उससे चौंक गए और फिर प्यारी जैद जैसी लड़की को घूर कर देखा। इतनी गहरी झील में छिपी आभा को समझना मुश्किल था, लेकिन ये प्यारी दिखने वाली लड़की छिपे हुए जानवर के शरीर के आकार को पहचानने में सक्षम थी। वे कैसे आश्चर्यचकित नहीं हो सकते थे? उनके आगे की जांच करने की प्रतीक्षा किए बिना जियाओ मिंग ने कहा, बड़ी जिया, उस शांत समुद्री स्केली जानवर को बुलाओ। ये शब्द सुनकर जिया जिंगतियान ने जल्दी से सिर हिलाया और अपने शरीर की एक झलक के साथ वह झील के ऊपर दिखाई दिया।
दोनों पैरों के साथ पानी की सतह पर उतरा और फिर उसके हाथ पानी में डूब गए और उसका राजसी डुक्यूई उभरा। झील की शांत सतह अचानक उबलने लगी और पानी के अनगिनत बुलबुले उभर आए। झील के उबलने के साथ किनारे पर जियोमिंग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि झील के तल से धीरे धीरे एक राजसी आभा निकल रही है। धमाका! जैसे ही झील उबल रही थी, अचानक झील से पानी का एक बड़ा स्तंभ बाहर निकला और अंततः गिरते पानी के छींटों से भरे आकाश में बदल गया। जब पानी की बौछारें बंद हुईं, तो जियाओमिंग की आंखों में आधी झील के आकार का एक विशाल जानवर दिखाई दिया और यह जादुई जानवर कोई और नहीं बल्कि शांत समुद्र का स्केली जानवर था। उसने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से एक बहरा करने वाली आवाज निकली, बूढ़ी जिया, तुम मुझे इतनी जल्दी फिर से बुला रही हो, क्या यह मेरे मामलों की वजह से है? जिया जिंगतियान जो झील के ऊपर खड़ी थी, उसने शांत समुद्र स्केली जानवर को देखा और मुस्कुराए और कहा, पुराने दोस्त, मैंने मास्टर जियाओमिंग को आने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले आपकी चोटों की जांच करने की जरूरत है। वे यहीं हैं, आपने अभी तक उनका धन्यवाद नहीं किया है। ये कहते हुए जिया जिंगतियान की आंखें किनारे की ओर मुड़ गईं। शांत समुद्र स्केली जानवर ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और जियाओमिंग को देखा, जो किनारे पर ही रह गया था। बच्चे, क्या तुम छठे दर्जे के मास्टर अल्केमिस्ट हो? शांत समुद्री स्केली जानवर स्वभाव से घमंडी था और हालांकि जियाओमिंग उसकी मदद करने आया था, लेकिन उसके शब्दों में ज्यादा सम्मान नहीं था। हालांकि जियाओमिंग जानता था कि इनमें से ज्यादातर जादुई जानवरों का व्यक्तित्व ऐसा ही होता है, इसलिए उसने बुरा नहीं माना और बस अपना सिर हिलाया और कहा, मैं वास्तव में छठे दर्जे का अल्केमिस्ट हूँ। चलो कोई समय बर्बाद नहीं करते, चलो अभी शुरू करते हैं। इसके साथ ही जियाओमिंग ने दूर खड़े जिया जिंगतियान को सिर हिलाया और अपने कंधों को हिलाते हुए उसकी पीठ से आग के लाल पंखों की एक जोड़ी उभरी। आग के पंख कंपन करने लगे और धीरे धीरे हवा में बह गए। आखिरकार शांत समुद्री स्केली जानवर के विशाल सिर के ऊपर दिखाई दिए। जानवर की बड़ी पुतलियां उसके सामने छोटी आकृति को घूर रही थीं और शांत समुद्री स्केली जानवर के शरीर में व्याप्त जल आभा अचानक बहुत कम हो गई। और थोड़ी देर बाद शांत समुद्री स्केली जानवर ने अचानक कहा, बच्चे, तुम्हारी अग्नि विशेषता आभा बहुत भारी है, इसलिए तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। जियाओमिंग उसके शब्दों पर ठिठक गया, फिर समझ गया। ये शांत समुद्री स्केली जानवर एक जल विशेषता जादुई जानवर से संबंधित था और अग्नि विशेषता डुक्यूई के प्रति बहुत संवेदनशील था, और उसके शरीर में डुक्यूई सामान्य अग्नि विशेषता डुक्यूई से भी अधिक थी क्योंकि उसने 10,000 जानवरों की ज्वाला को निगल लिया था। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने उसके पास आने का विरोध किया। हालांकि चूंकि यह मामला था, इसलिए एक विशेष तकनीक के साथ शांत समुद्री स्केली जानवर के शरीर की जांच करने के लिए अपने स्वयं के डुक्यूई का उपयोग करने की उनकी मूल योजना काम नहीं करेगी। इसके बारे में सोचने के बाद जियाओमिंग ने कहा, मैंने मूल रूप से आपके शरीर की जांच करने के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि आप मेरे डुक्यूई के लिए बहुत ही घृणित हैं, इसलिए मैं आपके शरीर की सीधे जांच करने के लिए केवल अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग कर सकता हूं। इसलिए बाद में मेरी आत्मा शक्ति का विरोध न करें, समझे? दूसरे पक्ष के शरीर की जांच करते समय यदि दूसरा पक्ष जानबूझकर विरोध करता है, तो वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष के शरीर पर घावों के गहरे स्तर की जांच करने में सक्षम नहीं होगा। इसीलिए जियाओमिंग ने ऐसा कहा था। आत्मा शक्ति, ठीक है, जब तक आप मेरे शरीर पर उस भयानक अग्नि गुण डुक्यूई को नहीं डालते, मैं विरोध नहीं करूंगा। इन शब्दों पर जियाओमिंग ने सिर हिलाया और अपनी आत्मा शक्ति को अपने माथे से बाहर निकलने और शांत समुद्री स्केली जानवर के शरीर के हर हिस्से को छेदने का आग्रह किया। उसी समय शांत समुद्री स्केली जानवर के शरीर में मांसपेशियों और हड्डियों और डुक्यूई के संचालन पथ का हर विवरण जियाओमिंग के दिमाग में दिखाई दिया। वे पुराने घाव भी जियाओमिंग के दिमाग में दिखाई दिए। शरीर की परिधि पर सतही घावों को अनदेखा करते हुए जियाओमिंग ने केवल अपने शरीर में गहरे घावों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही जियाओमिंग ने खोज की, शांत समुद्री स्केली जानवर ने केवल एक आश्चर्यजनक आत्मा शक्ति को अपने पूरे शरीर को स्कैन करते हुए महसूस किया। उसके बारे में सब कुछ दूसरे पक्ष की आंखों के सामने था, जिसके लिए वह केवल अपनी असुविधा को सहन कर सकता था और विरोध नहीं कर सकता था, जैसा कि जियाओमिंग ने पहले उसे करने का आदेश दिया था। कुछ क्षण बाद जियाओमिंग, जिसने कई बार शांत समुद्री स्केली जानवर के शरीर को स्कैन किया था, ने अपनी आत्मा शक्ति वापस ले ली। ये देखते हुए कि उसके शरीर में बेचैनी गायब हो गई थी, शांत समुद्री स्केली जानवर ने जल्दी से पूछा, मेरा शरीर कैसा है, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? शांत समुद्री स्केली जानवर के सवाल के जवाब में जियोमिंग केवल इतना ही कह सका कि यह एक पुराना घाव होने के योग्य था जो इतने लंबे समय से टिका हुआ था और अभी तक ठीक नहीं हुआ था। ये वास्तव में काफी जटिल था। असलियत यह थी कि शांत समुद्री स्केली जानवर के शरीर पर केवल सतह पर कुछ निशान थे, लेकिन वास्तव में अंदर लंबे समय से गंदगी थी। उसके शरीर के अंदर कई घाव थे जिन्हें ठीक करना मुश्किल था। उसके मेरिडियन भी कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गए थे और डुक्यूई का कामकाज कभी कभी स्थिर हो जाता था। जियाओमिंग ने अनुमान लगाया कि अपने इस शरीर के साथ वह केवल 3 या 4 साल तक घावों को दबाना जारी रख सकता था।
ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि हाल के वर्षों में जियामा साम्राज्य के आसपास की स्थिति अधिक स्थिर थी और उसे लड़ने की आवश्यकता नहीं थी। अन्यथा इसमें 3 या 4 साल नहीं लगते, दुश्मन के खिलाफ सिर्फ 2 या 3 लड़ाइयाँ होती और फिर शांत समुद्री स्केली जानवर अपने घावों के कारण पूरी तरह से गिर जाता, जिससे फिर से लड़ना मुश्किल हो जाता। जियाओ मिंग ने अपनी जांच के परिणामों को शांत समुद्री स्केली जानवर के साथ साथ जिया जिंगतियान को भी बताया, जो उसके पक्ष में आ गए थे। ये सुनकर कि यह इतना गंभीर था, जिया जिंगतियान ने भौहें सिकुड़ी और जल्दी से पूछा, मास्टर जियाओ मिंग, तो क्या यह अभी भी ठीक हो सकता है? हाँ, हो सकता है। इस सवाल का जवाब जियाओ मिंग ने सपाट तरीके से दिया। जब जिया जिंगतियान ने जियाओ मिंग के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखा तो उसे राहत महसूस हुई। अभी अभी उसने जियाओ मिंग को इतनी गंभीरता से बात करते हुए देखा था, जिससे उसे लगा कि शांत समुद्री स्केली जानवर का इलाज करना मुश्किल था। जब तक इसका इलाज संभव था तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अब गंभीर रूप से घायल हो गया है। शांत समुद्री स्केली जानवर स्वाभाविक रूप से अपने शरीर की स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट था। जियाओ मिंग को ये कहते हुए देखकर कि अभी भी इलाज है, वह भी खुशी से भर गया। उसने जल्दी से पूछा, महामहिम के पास मुझे ठीक करने के लिए कौन से तरीके हैं? शांत समुद्री स्केली जानवर की आवाज़ सुनकर, जो अचानक बहुत विनम्र हो गया था, जियाओ मिंग मुस्कुराया और कहा, मैं कई तरीकों के बारे में जानता हूँ, हालांकि उनमें से कुछ को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं केवल 2 सबसे व्यवहार्य तरीकों के बारे में बताऊंगा। पहला एक मध्यवर्ती स्तर की 6ठी स्तरीय गोली है जिसका जादुई जानवरों के घावों पर असाधारण रूप से उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है, मिश्रित अस्थि मोल्डिंग गोली। दूसरा 4 निम्न स्तर की 6ठी स्तरीय गोलियों का उपयोग करना है, जीवन शक्ति की गोली, आप एक चुन सकते हैं। अध्याय 107 परिष्कृत गोलियां। ये देखकर कि जियाओ मिंग ने आसानी से 2 उपचार विधियों का नाम बता दिया था, जिया जिंगतियान ने पहले मन ही मन में प्रशंसा की कि वह एक मास्टर कीमियागर होने के योग्य था, उन मास्टर कीमियागरों के बराबर नहीं जिन्हें उसने पहले खोजा था। एक पल सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि ऐसा लगता है कि उसने इन 2 प्रकार की गोलियों के बारे में कभी नहीं सुना था। अगर उसे नहीं पता होता तो वह पूछ लेता, इसलिए जिया जिंगतियान ने विनम्रतापूर्वक जियाओ मिंग से सलाह मांगी, मास्टर जियाओ मिंग, मुझे आश्चर्य है कि इन 2 विधियों के बीच क्या अंतर है? अंतर यह है कि इसके लिए केवल मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल की आवश्यकता होती है क्योंकि इसका जादुई जानवरों पर विशेष प्रभाव होता है। अरे हाँ, इस गोली को इस्तेमाल करने पर एक विशेष तकनीक की भी आवश्यकता होती है। दूसरी ओर विटेलिटी पिल का जादुई जानवरों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है, साथ ही इसका ग्रेड कम होता है, इसलिए इसकी अधिक आवश्यकता होती है। वैसे मैं इन दोनों गोलियों को परिष्कृत कर सकता हूँ। जियाओ मिंग का जवाब इतना स्पष्ट रूप से सुनकर जिया जिंगतियान और शांत समुद्री स्केली जानवर एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे वे संवाद कर रहे हों। थोड़ी देर बाद जिया जिंगतियान ने कहा, हम मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल का उपयोग करना चुनेंगे। मुझे आश्चर्य है कि मास्टर जियाओ मिंग को किन जड़ी बूटियों की आवश्यकता है, हमें बताएं ताकि हम बाद में इसे तैयार करने के लिए किसी को आदेश दे सकें। जिया जिंगतियान का चयन जियाओ मिंग के लिए अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि 4 निम्न श्रेणी की 6ठी स्तरीय गोलियां बनाने की तुलना में एक मध्यवर्ती 6ठी स्तरीय गोली बनाना स्पष्ट रूप से बहुत तेज था। जियाओ मिंग भी ऐसा करने में खुश था और उसने मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक औषधीय जड़ी बूटियों को सीधे उद्धृत किया। बोन शेपिंग फ्लावर, ब्लड डेविल एसेंस। कल मैं तुरंत किसी को औषधीय सामग्री पहुंचाने के लिए भेजूंगा मास्टर जियाओ मिंग, सफलता दर की परवाह किए बिना, जब तक मास्टर इसे परिष्कृत कर सकते हैं, चाहे कितनी भी औषधीय सामग्री का सेवन किया जाए, मेरा शाही परिवार परवाह नहीं करेगा। आवश्यक औषधीय जड़ी बूटियों पर ध्यान देने के बाद जिया जिंगतियान मुस्कुराया और बड़ी उदारता से बोला, हालांकि मिश्रित हड्डी मोल्डिंग गोली बनाने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां साधारण नहीं थीं, लेकिन वे शाही परिवार के समृद्ध संग्रह के लिए कोई समस्या नहीं थीं। शाही परिवार न केवल मिश्रित हड्डी मोल्डिंग गोली के लिए बल्कि अधिक उन्नत जोंग ब्रेकिंग गोली के लिए भी औषधीय सामग्री के कुछ जोड़े इकट्ठा कर सकता है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि वे बेहद अमीर और उदार हैं। शांत समुद्री स्केली जानवर की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद जियाओ मिंग और अन्य लोग शाही शहर के पीछे से निकलकर शाही परिवार द्वारा तैयार किए गए भोज की ओर चल पड़े। उस रात अच्छी तरह से आराम करने के बाद जियाओ मिंग को अगले दिन जिया जिंगतियान द्वारा व्यक्तिगत रूप से भेजी गई औषधीय जड़ी बूटियां मिलीं। जियाओ मिंग ने तुरंत खुद को कुछ दिनों के लिए अलग नहीं किया, बल्कि कुछ गोलियों की बोतलें निकाली और उन्हें जियान को सौंप दिया, और उसे अगले कुछ दिनों में भटकने की चेतावनी देने के बाद वह उस गुप्त कमरे में प्रवेश कर गया जिसे जिया जिंगतियान ने उसके लिए तैयार किया था। गुप्त कमरे में जियाओ मिंग पत्थर के बिस्तर के ऊपर क्रॉस लेग बैठा था। उसके सामने लगभग 60 जेड बॉक्स थे और जेड बॉक्स में दवा की एक मजबूत सुगंध थी, जिसे देखकर कोई भी बता सकता था कि ये कोई साधारण चीजें नहीं थीं। ये औषधीय जड़ी बूटियां थीं जिन्हें जिया जिंगतियान ने इस बार गोलियां बनाने के लिए उसे भेजा था। उनमें से प्रत्येक अत्यंत दुर्लभ था और ब्लड पायथन शाखा से कम मूल्यवान नहीं था, जो फाइटिंग स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री है।
जेड के इन 60 बक्सों में से केवल 10 ही जोंग ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक औषधीय जड़ी बूटियां थीं। अन्य सभी मिश्रित अस्थि मोल्डिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए सामग्री थीं। जाहिर है, मिश्रित अस्थि मोल्डिंग पिल के लिए शाही परिवार इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। जोंग ब्रेकिंग पिल के लिए इतनी सारी सामग्री न होने का कारण यह नहीं था कि शाही परिवार को परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि जोंग ब्रेकिंग पिल के लिए सामग्री प्राप्त करना वास्तव में कठिन था। शाही परिवार इतनी सारी औषधीय जड़ी बूटियां नहीं पा सका। जोंग ब्रेकिंग पिल के लिए औषधीय सामग्रियों को एक तरफ रखते हुए जियाओ मिंग ने अपना ध्यान मिश्रित अस्थि मोल्डिंग पिल के लिए औषधीय सामग्रियों पर केंद्रित किया। उसने अपने कौशल को बढ़ाने के लिए पहले मिश्रित अस्थि मोल्डिंग पिल को परिष्कृत करने की योजना बनाई और फिर वह जोंग ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करेगा। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और एक विशाल लाल रंग का औषधीय हंडा कहीं से प्रकट हुआ, फिर जोर से जमीन पर गिरा, जिससे एक बजने जैसी आवाज आई। लाल रंग की औषधीय कड़ाही आकार में बड़ी थी। इसका शरीर विभिन्न प्रकार की अनूठी रेखाओं से ढका हुआ था। इसमें विभिन्न प्रकार के जीवन जैसे भयंकर जानवरों के चित्र उकेरे गए थे। उनके बर्बर बड़े मुंह खुले हुए थे और अगर कोई सुनने के लिए उसके पास अपना कान लगाए तो उसे कुछ अजीब सी दहाड़ें सुनाई दे सकती थीं जो औषधीय कड़ाही से धीरे धीरे निकल रही थीं। ये 10,000 जानवरों की कड़ाही है जिसे जियोमिंग ने लाइफ सिम्युलेटर से प्राप्त किया था। जैसे ही उसने अपनी आंखें मूंद लीं, जियोमिंग के दिमाग में मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल रिफाइनिंग विधि याद आ गई जो उसने जियानान अकादमी में सीखी थी और वे सभी चीज़ें जिन पर उसे ध्यान देना चाहिए। आधी देर बाद उसकी आंखें खुलीं और उसकी कोयले जैसी काली आंखों में एक गहरी लाल लौ उभरी। पफ! एक सूक्ष्म ध्वनि के साथ जियाओ मिंग की उंगली से फिरोजा लौ का एक गुच्छा उभरा और उसकी उंगली के सिरे के एक झटके के साथ लौ प्रकाश की एक धारा में बदल गई और बिजली की तरह औषधीय कड़ाही की ओर बढ़ गई। जैसे ही लौ औषधीय कड़ाही में प्रवेश करती है, उसका छोटा शरीर हिंसक रूप से फूल जाता है और एक संक्षिप्त क्षण में छोटी लौ एक धधकती आग में बदल जाती है जो औषधीय कड़ाही के अंदर बेतहाशा जलती है। और जैसे ही गहरे लाल रंग की लौ उठती है, 10,000 जानवरों की कड़ाही की सतह का लाल रंग अधिक से अधिक अंधा करने वाला हो जाता है, एक आकर्षक नृत्य करने वाली आग जैसा दिखता है। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उसने 10,000 जानवरों की कड़ाही का इस्तेमाल किया था, लेकिन जियाओ मिंग की आंखों में संतुष्टि की एक झलक दिखाई दी जब उसने औषधीय कड़ाही को देखा जो स्वर्गीय लौ की धधकती आग के नीचे मजबूती से खड़ी थी। 10,000 जानवरों की कड़ाही, 10,000 जानवरों की लौ, मेरे पास जादुई जानवरों से संबंधित काफ़ी खजाने हैं। कुछ समय बीत गया। औषधीय कड़ाही के अंदर का तापमान एक स्थिर स्तर पर पहुंचने के बाद जियाओ मिंग की हथेली ने इशारा किया और औषधीय जड़ी बूटियों से भरा एक जेड बॉक्स जो जादुई जानवर के समान रक्त आभा उत्सर्जित करता था, उसके हाथ में समा गया। रक्त दानव सार! बुदबुदाने के बाद जियाओ मिंग ने अपने हाथ में मौजूद औषधीय सामग्री को औषधीय कड़ाही में फेंक दिया और कीमिया प्रक्रिया शुरू कर दी। चिलचिलाती गर्मी ने बंद कमरे को घेर लिया, उसे भट्टी की तरह तपाया। लाल रंग की औषधीय कड़ाही से एक हल्का सफ़ेद धुआं उठा और आखिरकार कमरे में छा गया। औषधीय कड़ाही के सामने जियाओ मिंग का चेहरा भावहीन था क्योंकि उसकी नज़र कड़ाही के अंदर फिरोजा लौ में धीरे धीरे घूम रही प्रोटोटाइप औषधीय गोली पर टिकी थी। इसकी राजसी आत्मा शक्ति तापमान के उतार चढ़ाव को नियंत्रित कर रही थी, हमेशा इसे एक स्थिर तापमान पर स्थिर रखती थी। आधे घंटे की धीमी वाष्पीकरण के बाद धीरे धीरे उसमें से एक समृद्ध औषधीय सुगंध निकली। औषधीय कड़ाही से ऊर्जा के सूक्ष्म उतार चढ़ाव निकले और आखिरकार कड़ाही की भीतरी दीवार से जोर से टकराए, जिससे एक धीमी सी बजने वाली आवाज़ आई क्योंकि कड़ाही में औषधीय सुगंध लगातार घनी होती जा रही थी। काफ़ी देर बाद जियाओ मिंग की आंखें अचानक चमक उठीं और औषधीय कड़ाही का ढक्कन अपने आप गिर गया, जबकि अंदर की गोलहरे रंग की गोली उड़कर बाहर आ गई और आखिरकार जियाओ मिंग के हाथ में आ गई। अपने हाथ में गोली से बची हुई हल्की गर्मी को महसूस करते हुए जियाओ मिंग ने राहत की सांस ली। हालांकि इस मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल को 6 टियर पिल्स में से केवल मध्यम के रूप में वर्णित किया जा सकता है, फिर भी यह एक सच्ची 6 टियर पिल थी। भले ही जियाओ मिंग के पास 10,000 बीस्ट फ्लेम की मदद हो, फिर भी उसे इस टियर की गोली को परिष्कृत करते समय सावधान रहना था, अन्यथा वह असफल हो जाएगा। इस बार जियाओ मिंग ने मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल को परिष्कृत करते समय गलती से फ्यूजन चरण के दौरान कुछ सामग्री बर्बाद कर दी। दूसरी बार अपना सबक सीखने के बाद ही वह इस गोली को परिष्कृत करने में कामयाब रहा। हरे रंग की मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल को जेड जार में डालने के बाद, जिसे विशेष रूप से गोलियों को संग्रहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जियाओ मिंग ने मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल को परिष्कृत करने के बाद बची हुई दर्जनों जड़ी बूटियों को देखा। कीमियागरों के नियमों के अनुसार मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल को पहले ही परिष्कृत किया जा चुका था, इसलिए अब ये औषधीय जड़ी बूटियां उसकी थीं। दर्जनों कीमती औषधीय जड़ी बूटियों के साथ इस बार भुगतान प्राप्त किए बिना भी जियाओ मिंग ने बहुत पैसा कमाया था। अगर जियामा शाही परिवार को पता होता कि जियाओ मिंग ने मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए औषधीय जड़ी बूटियों के सिर्फ 2 सेट का इस्तेमाल किया है, तो कोई नहीं बता सकता कि उन्हें कैसा महसूस होगा।
उन औषधीय सामग्रियों को जेब में रखने के बाद जियाओ मिंग ने औषधीय सामग्रियों के बचे हुए दर्जन भर डिब्बों की ओर अपना ध्यान लगाया। ज़ोंग ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए उन्हीं की ज़रूरत थी। जियाओ मिंग का आराम करने के लिए रुकने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इसके बजाय अपने हाथ की एक और लहर के साथ एक बर्फ सफ़ेद जेड बॉक्स जो हल्की ठंडक छोड़ रहा था उसके हाथ में आ गया। जेड बॉक्स के अंदर एक मृत पेड़ की शाखा थी जो बर्फ की मूर्ति की तरह चुपचाप पड़ी हुई थी, लेकिन हालांकि इस वस्तु की शक्ल बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके शरीर से निकलने वाली समृद्ध औषधीय खुशबू लोगों को बता रही थी कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। यह एक पेड़ की शाखा नहीं थी, बल्कि अत्यधिक ठंड के स्थान पर संघनित अत्यंत शुद्ध ठंडी ऊर्जा से बनी एक शाखा थी। अगर कोई व्यक्ति जो बर्फ डुक्यूई की खेती करता है उसे परिष्कृत और अवशोषित कर लेता है तो ये डुक्यूई की ठंडक को और भी बढ़ा देगा। जियाओ मिंग के पास भी यह खजाना नहीं था, इसलिए उसने औषधीय जड़ी बूटी पर एक नज़र डाली। दोनों उंगलियों से कोल्ड मैरो ब्रांच को पकड़े हुए एक बर्फीली ठंडक जल्दी से उसकी उंगलियों में समा गई, जिससे उसका लगभग पूरा हाथ सुन्न हो गया। जियाओ मिंग ने अपनी बांह को देखा जो बर्फ के पतले गुच्छों से ढकी हुई थी, और उसके दिमाग की एक झलक के साथ लाल लपटें उसके शरीर में तेजी से बहने लगीं, जिसने उसके शरीर पर आक्रमण करने वाली ठंडी आभा को तुरंत बाहर निकाल दिया। अपनी हथेली की एक लहर के साथ कोल्ड मैरो ब्रांच को बड़ी सटीकता के साथ औषधीय कड़ाही में फेंक दिया गया, और फिरोजा लॉ ने भयंकर रूप से उछाला, इसे सीधे एक कौर में निगल लिया। धधकती लपटों का सामना करते हुए कोल्ड मैरो ब्रांच ने न केवल मौत का इंतजार किया, बल्कि गर्मी के क्षरण को रोकने की कोशिश करते हुए बर्फीली धुंध की एक सतत धारा का उत्सर्जन किया। धुंध और लाल लपटें एक दूसरे को नष्ट कर रही थीं, और एक झोंके के साथ जंक्शन से एक बेहोश सफ़ेद धुंध निकली। अनगिनत वर्षों से संघनित अत्यंत ठंडी ऊर्जा के साथ शीतमज्जा शाखा वास्तव में थोड़े समय के लिए 10,000 जानवरों की ज्वाला को बनाए रखने में सक्षम थी। औषधीय कड़ाही में ये दृश्य देखकर जियाओ मिंग के मुंह से हैरानी से चीख निकल गई। मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल को परिष्कृत करते समय ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया था। वास्तव में ये छठी स्तरीय पीक पिल को परिष्कृत करने के लिए एक आवश्यक सामग्री होने के योग्य है, लेकिन यह अभी भी एक मृत चीज़ है। जियाओ मिंग का दिमाग घूम गया, और ये देखा जा सकता था कि औषधीय कड़ाही के अंदर का तापमान बढ़ रहा था। शीतमज्जा शाखा अंततः बढ़ती हुई गर्म लपटों का विरोध करने में असमर्थ थी, और इसकी सतह पर बर्फ जैसी सामग्री पिघलने के संकेत दिखाने लगी। ये दृश्य देखकर जियाओ मिंग ने हंसी निकाली। ये भी उसकी स्वर्गीय ज्वाला का धन्यवाद है। अगर इसे साधारण लपटों से बदल दिया जाए तो डर है कि उस शीतमज्जा शाखा को परिष्कृत करने में कम से कम 1 या 2 दिन लगेंगे, और खपत भी बहुत अधिक होगी। एक कीमियागर के लिए स्वर्गीय ज्वाला किसी सच्चे दिव्य हथियार से कम नहीं है। शोधन लगभग 1 घंटे तक चला, और ठोस कोल्ड मैरो शाखा अंततः एक बर्फ सफ़ेद चिपचिपे तरल में बदल गई, जो बहते समय अत्यंत सघन और शुद्ध ऊर्जा उत्सर्जित करती थी। इसे परिष्कृत करने के बाद जियाओ मिंग ने इसे तड़का लगाने से पहले 1 और आधा घंटा बिताया। फिर बिना आराम किए उसने अपनी हथेली हिलाई और फिर से एक और जड़ी बूटी, वह भी हठपूर्वक, औषधीय कड़ाही में डाल दी। बंद कमरे में समय धीरे धीरे बीतता गया। जैसे जैसे जियाओ मिंग के सामने जेड बॉक्स में रखी औषधीय जड़ी बूटियां धीरे धीरे कम होती गईं, और एक समृद्ध औषधीय सुगंध धुंध के बादल की तरह कमरे में फैल गई। पफ! अचानक एक हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव भड़क उठा, और एक गहरी आवाज के साथ शुद्ध औषधीय तरल, जिसे बड़ी मुश्किल से परिष्कृत किया गया था, तब तक हिलता रहा जब तक कि वह फैल नहीं गया। पहली बार मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल को परिष्कृत करने के बाद जैसा ही बदलाव महसूस करते हुए जियाओ मिंग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और फिर धीरे से आह भरी। हम फिर से शुरू करते हैं। हर बार जब औषधीय सामग्रियों को मिलाना होता है तो पहले कुछ बार वास्तव में मुश्किल होता है। पत्थर के बिस्तर के ऊपर बैठे जियाओ मिंग ने एक पल के लिए सोचा। उसका दिमाग उस दृश्य को बार बार दोहराता रहा जो औषधीय सामग्रियों के मिल जाने पर पैदा हुआ था, और केवल लंबे समय के बाद ही उसने फिर से ध्यान केंद्रित किया, औषधीय कड़ाही को पोंछा और फिर से शुरू किया। अध्याय 108 शाही राजधानी के शक्तिशाली घर। गोलियों को परिष्कृत करना भी एक थकाऊ और उबाऊ काम था। पहली बार असफल होने के बाद जियाओ मिंग को जड़ी बूटियों के दूसरे बैच को फिर से परिष्कृत करने में लगभग 5 या 6 घंटे लग गए। इस बार जियाओ मिंग के सावधान नियंत्रण के कारण सम्मेलन के दौरान कोई और समस्या नहीं आई। हालांकि जब अंतिम गोली आकार लेने वाली थी तो थोड़ा विचलन हुआ, और कीमती जड़ी बूटियों को एक बार फिर त्याग दिया गया। त्यागी गई जड़ी बूटियों को देखकर जियाओ मिंग थोड़ा दुखी हुआ, ये जानते हुए कि अगर वह इस समय ज़ोंग ब्रेकिंग पिल बनाने में सफल हो जाता तो ये अतिरिक्त कीमती जड़ी बूटियां उसकी होती। लेकिन अब एक और बैच गायब था। दुर्भाग्य से ज़ोंग ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करना मेरी कल्पना से कहीं अधिक कठिन है। आह भरते हुए जियाओ मिंग ने जड़ी बूटियों को लेने और उन्हें फिर से परिष्कृत करने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने अपने दिमाग को शांत किया और अपने दिमाग में पिछले 2 बार की शोधन प्रक्रिया को चरण दर चरण दोहराया।
केवल आधे घंटे के बाद जियाओ मिंग ने स्पष्ट दिमाग के साथ अपनी आंखें फिर से खोली, उसकी नज़र औषधीय अवयवों पर टिकी हुई थी। मुझे लगता है कि इस बार सब ठीक होना चाहिए, अन्यथा ये थोड़ा झटका है। ये सोचकर जियाओ मिंग ने अपने हाथ पर मुहर को हिलाया और औषधीय कड़ाही में लपटें एक बार फिर से उठीं। लपटें उछलीं और लाल आग की रोशनी जियाओ मिंग के सुंदर चेहरे पर चमक उठी, जो एक अजीब आकर्षण दिखा रही थी। जब जियाओ मिंग के हाथ ऊपर नीचे हो रहे थे तो कीमती औषधीय जड़ी बूटियां औषधीय कड़ाही में गिरती रहीं और लपटों द्वारा निगल ली गईं। जैसे जैसे समय लपटों के बीच चुपचाप बीतता गया, उंगलियों के बीच रेत की तरह, और जियाओ मिंग के माथे पर पसीने की महीन बूंदें धीरे धीरे दिखाई देने लगीं, यहाँ तक कि वह लगातार लंबे समय तक शोधन के कारण थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। इस बार जियाओ मिंग ने अपनी लगभग पूरी आत्माशक्ति के साथ औषधीय कड़ाही पर आक्रमण किया था और अंदर की कोई भी हलचल उसे पहले ही पल में पता चल सकती थी। उसके गहन ध्यान के तहत औषधीय कड़ाही में कई शुद्ध औषधीय तरल पदार्थ धीरे धीरे एक साथ मिलकर घुलने लगे। यह विलय जियो मिंग के विभिन्न सावधानीपूर्वक जोड़ तोड़ के तहत हुआ। सौभाग्य से इस बार इस चरण में कोई गलती नहीं हुई, और जब औषधीय तरल पदार्थों का विलय पूरा हो गया तो औषधीय कड़ाही में आधे मुट्ठी के आकार का चमकता हुआ तरल पदार्थ दिखाई दिया। जियो मिंग को राहत नहीं मिली जब उसने सभी प्रकार की औषधीय शक्तियों के साथ मिश्रित तरल पदार्थ को देखा, और उसका मन तनाव में रहा क्योंकि उसकी आत्मा की शक्ति ने आग को एक आदर्श स्तर पर नियंत्रित किया, धीरे धीरे तापमान को ठंडा किया, जिससे तरल पदार्थ के भीतर कई औषधीय तरल पदार्थ पूरी तरह से संघनित होने लगे। जैसे जैसे तरल पदार्थ धीरे धीरे सिकुड़ता और संघनित होता गया, लगभग आधे घंटे के बाद तरल पदार्थ की सतह धीरे धीरे सख्त होने लगी और एक अनियमित सतह वाली एक प्रोटोटाइप गोली धीरे धीरे आकार लेने लगी। इसे आखिरकार संघनित होते देखकर जियो मिंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। सबसे कठिन चरण पूरे हो चुके थे। अगला, जब तक आग को बनाए रखा गया था और प्रोटोटाइप गोली पूरी तरह से संघनित थी, तब ज़ोंग ब्रेकिंग पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया जाना चाहिए था। गुप्त कमरे से बहुत दूर नहीं, उसी छत के नीचे रहने वाले कमरे के अंदर जी यान एक कुर्सी पर ऊब कर बैठी थी। उसने जेड की शीशी पकड़ी हुई थी जिसे जियाओ मिंग ने अपने हाथ में छोड़ दिया था, और अंदर बची हुई गोलियों की गिनती की। 1, 2, 11, केवल 11 बचे हैं कैंडी। मेरा मतलब है, औषधीय गोलियां बहुत तेजी से खत्म हो रही हैं। जब जियाओ मिंग बाहर आएगा तो मुझे उससे मेरे लिए और औषधीय गोलियां बनाने के लिए कहना चाहिए। उसके बगल की सीट पर याओ ये ने जी यान को देखा, जो उत्सुक चेहरे के साथ अपनी सांस के नीचे बड़बड़ा रही थी। मैंने देखा कि मास्टर जियाओ मिंग अभी भी आपको गोलियां दे रहे हैं, क्या आप बीमार हैं मिस जी यान? क्योंकि याओ ये ने जियाओ मिंग के गोली शोधन एकांतवास के दौरान जी यान को 2 औषधीय जड़ी बूटियां दी थीं, जी यान ने अब उसे अनदेखा नहीं किया, इसलिए उसके मुंह में एक गोली डालने के बाद उसने स्पष्ट रूप से कहा, अगर मुझे बड़ा होना है तो मुझे हर समय औषधीय जड़ी बूटियां खानी होंगी और डू सम्राट के दायरे में पहुंचना होगा, अन्यथा मैं हमेशा एक बच्चे की तरह दिखूंगी। बड़े होने के लिए औषधीय जड़ी बूटियां खाएं। औषधीय जड़ी बूटियां बहुत शक्तिशाली होती हैं और जादुई जानवरों के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो उन्हें कच्चा खा सके, इससे शरीर भी नहीं बढ़ता है ना? याओ ये के चेहरे पर उलझन भरी नजर थी, लेकिन जल्द ही उसे जी यान की उस तीक्ष्ण समझ के बारे में याद आ गया जो उसने शांत समुद्री स्केली जानवर का सामना करते समय दिखाई थी। वह अपने दिल में एक संभावना के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए, क्या वह एक जादुई जानवर हो सकता है जिसने मानव रूप धारण किया है? अपने दिल में इस बारे में सोचते हुए याओ ये ने नहीं पूछा। आखिरकार इस तरह का पहचान प्रश्न थोड़ा संवेदनशील था। अपने मुंह में एक और गोली निगलते हुए जियान ने जेड जार में बची हुई औषधीय गोलियों को देखा और महसूस किया कि उसे आज के बाद खाने के लिए और कोई गोली नहीं खानी चाहिए। उसके चेहरे पर तुरंत अधीरता का भाव दिखाई दिया और उसने कहते हुए अपने गाल फुला लिए, जियो मिंग, तुम 3 दिनों से गुप्त कमरे में हो, तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? गोली शोधन में अपने आप में बहुत समय लगता है, और अगर ये 2 छठी स्तरीय गोलियां हों तो और भी अधिक समय लगता है। याओ ये उसकी बातें सुनकर थोड़ा मुस्कुराए, उसकी खूबसूरत आंखें उस दिशा में थोड़ा घूमी जहां जियो मिंग का गुप्त कमरा था, और कहा, इसमें अभी भी कुछ दिन लगेंगे। याओ ये जानती थी कि कीमियागरों को शोधन के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है, इसलिए इस बार एक ग्राहक के रूप में उसने खुद को धैर्यवान माना। जी यान के साथ ऐसा नहीं था, जिसके पास कभी इतना धैर्य नहीं था। जब उसने सुना कि इसमें कई और दिन लगेंगे तो वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके बोलने से पहले ही पूरा कमरा हिंसक रूप से हिल गया। अचानक हुए कंपन ने याओ ये और जी यान को भी थोड़ा स्तब्ध कर दिया, और फिर उनकी आंखें गुप्त कमरे की दिशा में चली गईं, जहां असामान्य रूप से सघन ऊर्जा उतार चढ़ाव तेजी से आकार ले रहा था। लगता है कि शोधन सफल होने वाला है। घने ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए याओ ये की खूबसूरत आंखों में खुशी की एक चमक चमक उठी। जब कुछ उच्च स्तरीय गोलियां आकार लेती थीं तो वे काफ़ी हलचल मचाती थीं, और अब ये स्पष्ट रूप से मामला था।
जी यान भी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि जियाओ मिंग पहले ही बाहर आ चुकी होगी? हालांकि शाही शहर में ये सुरक्षित है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ अजीब और ताकतवर लोग हैं जो बस गुजर रहे हैं और लालची हो गए हैं। और इस तरह के हंगामे के साथ मुझे अपने लोगों को कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए जाना होगा, इसलिए मैं मिस जियान को अभी के लिए अकेला छोड़ दूंगा, याओ ये ने कहा और जियान को उसकी जगह पर छोड़कर लिविंग रूम से बाहर चली गई। उसके जाने के कुछ समय बाद जियाओ मिंग जिस गुप्त कमरे में रह रही थी, वहाँ ऊर्जा का उतार चढ़ाव एक भयानक स्तर तक बढ़ गया। एक विस्फोट की आवाज़ सुनकर ऊर्जा का एक स्तंभ सीधे कमरे से बाहर निकला, अंत में छत को भेदते हुए सीधे आसमान में चला गया। हालांकि यह अचानक प्रकाश का स्तंभ बड़ा नहीं था, लेकिन इसके कारण होने वाले ऊर्जा उतार चढ़ाव ने शाही राजधानी के शक्तिशाली लोगों का ध्यान आकर्षित किया। शाही शहर के ऊपर आकाश में कई पंख वाले बुजुर्गों को प्रकट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही उन्होंने करीब से देखा और प्रकाश के स्तंभ में निहित शुद्ध ऊर्जा को महसूस किया, इन बूढ़े और अनुभवी ताकतवरों ने आखिरकार प्रकाश के स्तंभ की उत्पत्ति को पहचान लिया और एक साथ कई विस्मय की चीखें गूंज उठीं। इस तरह का दृश्य ऐसा लगता है जैसे कोई इंपीरियल सिटी के बीच में गोलियां बना रहा हो। हालांकि उच्च स्तरीय गोलियां कुछ हलचल पैदा कर सकती हैं, जब तक कि वे 7वीं स्तरीय गोलियां न हो, बाकी लोगों को शायद ही कभी इस तरह का दृश्य दिखाई देता हो, है न? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई 7वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत कर रहा हो? असंभव। जब 7वीं स्तरीय गोली पूरी हो जाती है तो गति इससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए ये 6ठी स्तरीय गोलियों में से कोई दुर्लभ उच्च स्तरीय गोली होनी चाहिए। अरे, ऐसी गोली जो इतनी हलचल पैदा कर सकती है, निश्चित रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं है। मैंने शाही परिवार में इस स्तर के कीमियागर के बारे में कभी नहीं सुना। क्या यह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का गोली राजा गूहे हो सकता है? ये गूहे नहीं हो सकता। मैं कल मास्टर फामा के घर पर उससे मिला था, वह पलक झपकते ही इस स्तर की गोली कैसे परिष्कृत कर सकता है? दरअसल आवाज गिरने के बाद 3 अन्य आकृतियां हवा में उछलीं और उनसे थोड़ी दूर पर रुक गईं। जब आकृतियां हवा में उठीं तो जो दिखाई दिए वे 2 बूढ़े आदमी और एक अधेड़ उम्र का आदमी था। अध्याय 109 पिल्किंग गूहे। जब उन्होंने तीनों लोगों को अच्छी तरह से देखा तो पहले आए कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा और उनकी ओर उड़ चले। मास्टर फामा, मास्टर गूहे और नालन। जो 3 लोग आए वे कोई और नहीं बल्कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष फामा, 6ठे दर्जे के अल्केमिस्ट गूहे और नालन यानरान के दादा नालन जी थे। फामा ने उनकी ओर उड़ते हुए कुछ लोगों को देखा और उनके बूढ़े चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम लोग भी यहाँ हो? उसके बगल में नालन जी, जो अपने सामने कुछ लोगों को देख रहा था, बोला, बूढ़े म्यूचेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग इतनी तेजी से भागोगे। तुम लोग हमसे पहले आ गए। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें पता चला कि इस हंगामे का कारण क्या था? मू चेन, मू परिवार का मुखिया, जो शाही राजधानी के 3 महान परिवारों में से एक है, उसके बगल में मितिर परिवार का नेता मितिर तेंगशान था। नालन जी का सवाल सुनकर मू चेन ने हंसते हुए कहा, हम यहाँ लंबे समय से नहीं हैं, लेकिन हमने निश्चित रूप से देखा है कि क्या हो रहा है, और मुझे लगता है कि मास्टर फामा और मास्टर गूहे, जो कीमियागर हैं, ने भी देखा होगा, है न? गूहे, जो चुप रहे और दूर से प्रकाश के स्तंभ को देखा, ने उनके शब्दों पर सिर हिलाया और कहा, ये स्वर्ग और पृथ्वी की घटना है जो तब दिखाई देगी जब 6ठी स्तरीय गोली सफलतापूर्वक परिष्कृत की जाएगी। मैं गलत नहीं होऊंगा और मास्टर फामा को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। फामा ने भी धीरे से सिर हिलाया और कहा, इस स्तर की गोली को परिष्कृत करना आपके लिए मुश्किल होगा, गूहे, है न? इस जियामा साम्राज्य में इस स्तर का कीमियागर कब दिखाई दिया है? या ये स्वर्गीय ज्वाला वाला कीमियागर है? अंतिम वाक्य फामा ने नहीं कहा। एक कीमियागर के रूप में वह ज्वाला के प्रति बहुत संवेदनशील है, और अभी उसने और गूहे ने वहां की स्थिति की जांच करने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति को बाहर निकाला। प्रकाश के स्तंभ की ऊर्जा में उतार चढ़ाव के अलावा उसने एक ज्वाला आभा भी महसूस की जो जानवर की लपटों से कहीं ज्यादा हिंसक थी। यह उग्र आभा वह अपने पूरे जीवन में लपटों के साथ खेलने के बाद बहुत निश्चितता के साथ बता सकता था, निश्चित रूप से एक स्वर्गीय ज्वाला थी, और उसे विश्वास था कि गूहे ने भी इसे महसूस किया था। केवल उसकी तरह उसने ऐसा नहीं कहा, इस स्तर की एक गोली को परिष्कृत करना मेरे लिए वास्तव में कठिन है। गूहे ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, उसकी आंखों में ईर्ष्या की एक झलक चमक रही थी। वास्तव में उसने स्वर्गीय ज्वाला को भी महसूस किया था। वह नहीं जानता था कि वर्षों से इसकी खोज में उसने कितनी अजीब जगहों की यात्रा की थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि पहली बार जब वह इसे किसी और के हाथों में पाएगा। 6ठी श्रेणी के कीमियागर। कुछ दिनों पहले मुझे खबर मिली कि वू टैन शहर के मास्टर जियाओ मिंग पहले से ही 6ठी श्रेणी के थे। क्या वह शाही परिवार के लिए गोलियां परिष्कृत कर रहे होंगे? मितिर तेंगशान ने अनुमान लगाया। ये वास्तव में एक बहुत अच्छा अनुमान था। पूरे जियामा साम्राज्य में केवल गूहे और जियाओ मिंग थे जो 6ठी श्रेणी के कीमियागर के रूप में साम्राज्य में वापस आए थे। इस समय गूहे के साथ ये बिल्कुल स्पष्ट था कि दूसरा कौन था।
हालांकि यह किसी दूसरे साम्राज्य का कीमियागर हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम थी। इसलिए जब नालन जी ने सुना कि यह कीमियागर जियाओ मिंग हो सकता है, तो उसके चेहरे पर भाव स्पष्ट रूप से सख्त हो गए। कुछ दिन पहले उनकी पोती नालन यानरान पहले ही घर लौट आई थी और उसने उन्हें जियाओ परिवार के साथ विवाह व्यवस्था के रद्द होने की सूचना दी थी। उनके कुछ कहने का इंतजार किए बिना उनके बगल में मौजूद म्यूचेन ने कहा, अनुमान मत लगाओ, एल्डर जिया यहाँ हैं। दरअसल जैसे ही उनके शब्द निकले, जिया जिंगतियान, जो एक सफ़ेद लिनन की पोशाक पहने हुए थे, बहुत तेजी से दूर से उड़े और पास आने से बहुत पहले ही अपना आकार रोक लिया। एल्डर जिया, नालन जी, म्यूचेन और दूसरे लोगों ने जिया जिंगतियान को देखा और जल्दी से उनका अभिवादन किया। केवल दो लोग जिन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया वे थे फामा और गुहे, जिन्होंने अभिवादन में केवल थोड़ा सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग भी आकर्षित होगे। जिया जिंगतियान ने पहले नलन जी और अन्य लोगों को मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर फामा और गुहे का अभिवादन करते हुए कहा, बूढ़े फा मास्टर गुहे। बूढ़े जिया, ये कदम छठी स्तरीय गोली के जन्म का एक दृश्य है न? अभी हम चर्चा कर रहे थे कि यह कौन सा मास्टर अल्केमिस्ट है। आप सही समय पर आए हैं। हमें बताएं कि यह कौन सा मास्टर है। जिस व्यक्ति ने अपना मुंह खोला वह फामा था। वह इन लोगों में से एकमात्र व्यक्ति था जो जिया जिंगतियान की ही पीढ़ी से था, और वह एक दुसम्राट साधक भी था। साथ ही वह जिया जिंगतियान को कई सालों से जानता था, इसलिए वह नालन जी और अन्य लोगों की तरह आरक्षित नहीं था। म्यूचेन और अन्य लोगों ने ये शब्द सुनकर चुपचाप अपने कान तेज कर लिए, और गुहे ने भी जिया जिंगतियान को उत्सुकता से देखा। उनके उत्सुक चेहरों को देखकर जिया जिंगतियान ने सोचा कि यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे गुप्त रखने की आवश्यकता है, इसलिए उसने इसे अनदेखा नहीं किया और मुस्कुराते हुए कहा, यह एक मास्टर है जिसके बारे में आपने सुना होगा। वह वुटैन शहर के जियो परिवार से मास्टर जियो मिंग है। मितेर टेंगशान और अन्य लोग मुस्कुराए और चुपके से कहा कि वे वास्तव में गलत नहीं थे। दूसरी ओर फामा की आंखों में जिज्ञासा थी। जिया माँ साम्राज्य की प्रसिद्ध राक्षसी प्रतिभा, स्वाभाविक रूप से मैं उसे जानता हूँ। और जिया, ये गोली लगभग खत्म हो गई लगती है। मुझे आश्चर्य है, क्या आप उसे हमसे मिलवा सकते हैं? यह जिया जिंगतियान थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसे नहीं पता था कि जियाओ मिंग इन लोगों को देखकर खुश होगा या नहीं। हालांकि ये लोग शायद जियाओ मिंग को देखकर उससे दोस्ती करना चाहते थे। सच तो ये था कि उसे नहीं लगता था कि यह जियाओ मिंग को परेशान करेगा, और फामा और वह एक दूसरे को कई सालों से जानते थे, इसलिए उन्हें मिलवाना कोई बड़ी बात नहीं थी, और उसके बिना भी फामा और अन्य लोगों के लिए जियाओ मिंग से मिलना आसान होता। फिर एक पल के चिंतन के बाद जिया जिंगतियान ने अपना सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा, तुम लोग मेरे साथ आओ। ये कहते हुए जिया जिंगतियान ने कुछ लोगों को आकाश में ले जाकर उस दिशा में उड़ान भरी जहां जियाओ मिंग था। जब वे पहुंचे तो वे पास के कमरे की छत पर उतरे। कमरे में मौजूद जियान ने हलचल को महसूस किया और तुरंत छत पर दिखाई दी, और जब उसे एहसास हुआ कि उन लोगों में से एक वह बूढ़ा आदमी था जिसे उसने कुछ दिन पहले देखा था, तो उसने अपनी चौकस आंखें वापस खींच लीं। जियान की उपस्थिति ने जिया जिंगतियान और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। विशेष रूप से नालन जी, कुछ डूकिंग्स ने एक दूसरे को देखा और अपने दिल में बहुत आश्चर्यचकित थे। ये लड़की इतनी तेज थी। जब वह अभी अभी दिखाई दी तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं की। बिना उनके इस बारे में आगे सोचने का इंतजार किए उन्होंने देखा कि आकाश में चमकता हुआ प्रकाश का स्तंभ धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा था। प्रकाश के स्तंभ के फीके पड़ने के साथ एक तेज गोली की खुशबू फैल गई। प्रकाश का स्तंभ धीरे धीरे कम होता गया और आखिरकार ये पूरी तरह से प्रकाश के एक पतले बिंदु में सिमट गया, धीरे धीरे विलीन हो रहा था। जब प्रकाश का स्तंभ पूरी तरह से विलीन हो गया तो कई लोगों की नज़रों के सामने एक अंगूठे के आकार का प्रकाश का गोला भी दिखाई दिया। जैसे ही वह दिखाई दिया, उसका प्रकाश तेजी से बढ़ा और उसका शरीर ऐसे हिलने लगा जैसे वह आकाश में भाग जाना चाहता हो। हालांकि जिस क्षण उसका प्रकाश बढ़ा, नीचे के कमरे से एक ठंडी खर्राटों की आवाज़ आई और एक चूषण बल उभरा। भयंकर चूषण के तहत प्रकाश की गेंद भी अस्थिर हो गई। कुछ क्षणों के ठहराव के बाद यह अंततः कई लोगों की निगाहों के नीचे फिर से पीछे हट गया, अंततः कमरे में गहराई तक चला गया और गायब हो गया। गोली को परिष्कृत किया गया है। उसके चेहरे पर एक खुशी भरी नज़र के साथ जिया जिंगतियान एक छलांग के साथ नीचे की मंजिल पर उतरा और उस घर में प्रवेश करने के लिए इंतजार नहीं कर सका जहां गुप्त कमरा स्थित था। फामा और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और जिया जिंगतियान का बारीकी से पीछा किया। कमरे के प्रवेश द्वार पर उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुला है और कुछ थके हुए चेहरे वाला एक युवक दरवाजे से बाहर आया। उसके हाथ में जैड की एक बोतल भी थी, जो स्पष्ट रूप से वह गोली थी जो पहले उनकी आंखों में दिखाई दी थी। अध्याय 110, फामा का निमंत्रण। जियो मिंग गुप्त कमरे से बाहर चला गया और उसने देखा कि डूकिंग क्षेत्र के ऊपर कई लोग उसे उत्सुकता से देख रहे थे। उसने थोड़ा सा मुंह बनाया लेकिन तुरंत सामान्य हो गया। ये लोग उसके शोधन के कारण होने वाली हलचल से आकर्षित हुए होंगे।
जियो मिंग ने एक पल के लिए इन लोगों को अनदेखा किया और इसके बजाय अपने हाथ में जेड की बोतल जिया जिंगतियान को सौंप दी, जो उसका इंतजार कर रही थी। एल्ड जिया, सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हुआ। यह जोंग ब्रेकिंग पिल है जिसकी आपको ज़रूरत है। जोंग ब्रेकिंग पिल। एल्डर जिया के बगल में बैठे लोगों के चेहरे पर इस गोली का नाम सुनते ही आश्चर्य के भाव थे। हालांकि उन्हें लंबे समय से पता था कि जियाओ मिंग ने जिस गोली को परिष्कृत किया था वह एक शीर्ष 6 स्तरीय गोली थी, फिर भी वे इस गोली का नाम सुनकर चौंक गए। आखिरकार जोंग ब्रेकिंग पिल का नाम बहुत बढ़िया था। इस स्तर की गोली का किसी सच्चे डू पूर्वज पर कोई सीधा प्रभाव नहीं हो सकता है, लेकिन ये कुछ प्रमुख शक्तियों को इसके लिए लड़ने के लिए आकर्षित कर सकती है। आखिरकार जब तक उनके पास ये गोली है तब तक उनके पास अपनी सेना में एक और डू पूर्वज को जोड़ने का मौका हो सकता है। जियामा साम्राज्य में एक डू सम्राट मिलना दुर्लभ था, एक डू पूर्वज की तो बात ही छोड़िए। और ये तथ्य कि जियोमिंग ने जिया जिंगतियान के लिए जोंग ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत किया था, ये भी दर्शाता है कि जिया जिंगतियान, जिसने लंबे समय से कुछ खास नहीं किया था, 9 सितारा डू सम्राट की ताकत तक पहुंच गया था। जिया जिंगतियान को इस बात की चिंता नहीं थी कि वे उसकी ताकत जान लेंगे। आखिरकार शाही परिवार के लिए अगर उनके पास ताकत है तो उन्हें इसे दिखाना ही होगा। जिया जिंगतियान को एक हैरान चेहरे के साथ जैद की शीशी को स्वीकार करते हुए देखा जा सकता था। गोली से आने वाली औषधीय शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए वह खुशी से मुस्कुराया और कहा, हा 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 हा, मास्टर जियाओमिंग की गोली परिष्कृत करने की कला वाकई असाधारण है। बस कुछ ही दिनों में जोंग ब्रेकिंग पिल स्तर की गोली आसानी से प्राप्त की जा सकती है। जोंग ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करने में कुछ दिन लगते हैं। उसके शरीर में वाकई एक स्वर्गीय ज्वाला है। जिया जिंगतियान और फामा ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में अर्थ देखा। हालांकि वे दोनों देख सकते थे कि जियाओ मिंग के पास एक स्वर्गीय ज्वाला थी। जिया जिंगतियान और फामा दोनों को बस थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई, लेकिन स्वर्गीय ज्वाला को छीनने का कोई विचार नहीं था। एल्डर जिया मेरी तारीफ कर रहे हैं। इस बार जोंग ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। जियाओ मिंग बिना किसी उत्साह के मुस्कुराया, फिर अपनी उंगलियों के बीच स्टोरेज रिंग को छुआ, जेड की एक और बोतल निकाली और उसे सौंप दिया। ये दूसरी 6 स्तरीय औषधीय गोली है जिसे आपने मुझे परिष्कृत करने के लिए सौंपा था, लेकिन इसका उपयोग करने के लिए आप जानते हैं विशेष तकनीकों की आवश्यकता होती है। जिया जिंगतियान ने गोली लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तो मुझे अगले कुछ दिनों तक मास्टर जियाओ मिंग को परेशान करना होगा। जियाओ मिंग मुस्कुराया और सिर हिलाया जब उसने अचानक एक सफ़ेद आकृति को अपनी ओर भागते हुए देखा। स्पष्ट रूप से देख रहा था कि आने वाला व्यक्ति जी यान था। जियाओ मिंग ने चकमा नहीं दिया। अब जी यान को भी एहसास हो गया था कि उसकी ताकत थोड़ी ज्यादा थी और उसे पता था कि जियाओ मिंग की बाहों पर भागते समय उसे अपनी ताकत कम करनी चाहिए, इसलिए इस बार जियाओ मिंग नीचे नहीं गिरी। जी यान को आसानी से पकड़ने के बाद जियाओ मिंग ने उसके हिलते हुए छोटे सिर को अपनी बाहों में रगड़ा और एक नर्म आवाज में पूछा, तुम पिछले कुछ दिनों में जड़ी बूटियों की तलाश में भटक तो नहीं गए हो, है न? जी यान का छोटा सिर हिलना बंद हो गया और उसकी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें उसे देखते हुए बोलीं, मैं भटकी नहीं हूँ, मैं यहीं रही हूँ जियाओ मिंग। मैं चाहती हूँ हम दोनों जड़ी बूटियाँ ढूंढने के लिए साथ साथ जाएंगे। यह अच्छी बात है, जियाओ मिंग ने संतोष के साथ कहा। उसे वाकई डर था कि जी यान किसी और का खजाना चुरा लेगी और वे उसकी तलाश करेंगे। उसे जी यान की सुरक्षा के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहुत परेशानी होगी। उसने ये भी सोचा है कि अकादमी छोड़ने के बाद जी यान के साथ औषधीय जड़ी बूटियाँ ढूंढने में बिताया गया उसका समय बहुत कम हो गया है। हालांकि जी यान उसके साथ बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसे अकेले और औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढने से रोकना ठीक नहीं था, क्योंकि उसकी इच्छा बढ़ने की थी और औषधीय जड़ी बूटियां जरूरी थीं। इसलिए जियाओ मिंग ने तुरंत कहा, मैं अभी औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, लेकिन इस बार आज्ञाकारी होने के इनाम के तौर पर मैं बाद में तुम्हारे लिए कुछ औषधीय जड़ी बूटियां परिष्कृत करूंगा। जियाओ मिंग ने इस बार अपने शोधन से दर्जनों दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां एकत्र की थीं और उनमें से कुछ को बाहर निकालने में उसे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। जी यान के चेहरे पर एक आश्चर्य की झलक दिखाई दी जब उसने जियाओ मिंग को और भी कसकर गले लगाया और खुशी से कहा, सच में? हे, धन्यवाद जियाओ मिंग। मास्टर जियाओ मिंग और उनकी बहन के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। जियाओ मिंग और जी यान की बातचीत को देखते हुए, हालांकि वह अपने दिल में थोड़ा हैरान था, म्यू चेन फिर भी मुस्कुराया और बातचीत शुरू करना चाहता था। जी यान को पकड़े हुए जियाओ मिंग ने अपनी नज़र म्यू चेन पर घुमाई, जिसने अभी अभी बात की थी। पहले इतना असभ्य होने के लिए क्षमा करें, मुझे आश्चर्य है कि हर कोई कौन है। जियाओ मिंग का सवाल सुनकर जिया जिंगतियान ने अपना सिर थपथपाया और माफ़ी मांगते हुए कहा, यह मेरी गलती थी। मैं अभी गोलियां देखकर इतना खुश था कि मैं उन्हें मास्टर जियाओ मिंग से मिलवाना भूल गया। हे, मैं पहले से ही बूढ़ा हो गया हूं और मेरी याददाश्त अब उतनी अच्छी नहीं है। मैं आपको परिचय कराता हूं, सिर पर चीनी मिट्टी के बर्तन जैसी टोपी पहने ये बूढ़ा आदमी एल्केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष फामा है और उसके बगल में बैठा व्यक्ति प्रसिद्ध पिलकिंग गुहे है।
उसके बगल में बैठे कुछ बुजुर्ग शाही राजधानी के 3 महान कुलों के नेता हैं, म्यूचेन, मितेरटेंगशान और नालानजी। बाहरी प्रांतों से एक शक्तिशाली व्यक्ति, शेर राजा यानशे भी मौजूद है। जियाओमिंग से उनका परिचय कराने के बाद जिया जिंगतियान ने जियाओमिंग को दूसरों से मिलवाया। यह मास्टर जियाओमिंग है। तो आप मास्टर फामा और मास्टर गुहे हैं, साथ ही आप में से प्रत्येक जियामा साम्राज्य के 10 सबसे मजबूत लोगों में से एक हैं। मैंने आप सभी के बारे में बहुत कुछ सुना है। जिसके बारे में बोलते हुए ऐसा लगा कि उपस्थित सभी लोग इस पीढ़ी में जियामा साम्राज्य की 10 सबसे मजबूत रैंकिंग का हिस्सा थे। इसलिए जियाओमिंग ने अभिवादन के दौरान इस पर जोर दिया। म्यूचेन मास्टर जियाओमिंग से मिल चुके हैं। हा, मास्टर जियाओमिंग शिक्षित हैं। मास्टर जियाओमिंग बहुत विनम्र हैं। 10 सबसे मजबूत क्या हैं? अगर मास्टर जियाओमिंग सूची में शामिल होना चाहते तो मुझे डर है कि यह आसान होगा। जियामा साम्राज्य के 10 सबसे मजबूत लोगों में से एक के रूप में, हालांकि यह सूची थोड़ी ढीली है, लेकिन दर्जनों डू राजाओं के बीच सूची में शामिल होने के लिए उनके पास अभी भी तेज इंद्रियां थीं। म्यूचेन की धारणा के अनुसार जियाओमिंग, जिसने अभी अभी गोली को परिष्कृत किया था, उसकी आभा उनसे कहीं ज्यादा मजबूत थी। जवाब में जियाओमिंग सिर्फ मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे से बातचीत की और एक दूसरे को जाना, लेकिन वे ज्यादा देर तक नहीं रुके क्योंकि जियाओमिंग ने अभी अभी गोली को परिष्कृत किया था, इसलिए वे चले गए। प्रत्येक व्यक्ति के जाने से पहले उन्होंने जियाओमिंग को निमंत्रण दिया। विशेष रूप से अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष फामा ने जियाओमिंग को अल्केमिस्ट एसोसिएशन में आने और कीमिया के बारे में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया, ये सोचकर कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के भीतर कुछ ऐसा है जिसकी उसे ज़रूरत है। जियाओमिंग ने फामा के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया बल्कि सहमति में अपना सिर हिलाया। एक एक करके ये लोग चले गए। कमरे में जियाओमिंग और जियान के अलावा जल्द ही केवल जिया जिंगतियान रह गया। जियाओमिंग के चेहरे पर दिख रही थकावट को देखकर जिया जिंगतियान ने जियाओमिंग को शांत समुद्री स्केली जानवर के घावों का इलाज करने के लिए कहने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय वह खड़ा हुआ और बोला, मास्टर जियाओमिंग की कीमिया बहुत ऊर्जा की खपत करती है, इसलिए कृपया आज अच्छे से आराम करें और मैं मास्टर जियाओमिंग से कल गोली शोधन के लिए इनाम चुनने के लिए कहूँगा। जियाओमिंग को उसकी बातों पर कोई आपत्ति नहीं थी। शाही महल के बाहर वे दोनों, नालनजी और गुहे, जो अभी अभी निकले थे, साथ साथ चल रहे थे। नालन जी के उदास भाव को देखते हुए गुहे ने अचानक कहा, बूढ़े नेता नालन, क्या आप जियाओमिंग के बारे में सोच रहे हैं? दुर्भाग्य से हाँ, वह यानरान लड़की कुछ दिन पहले अपनी शादी रद्द करने के लिए जियाओ परिवार के पास भाग गई थी, और हालांकि जियाओमिंग ने कुछ नहीं कहा, मुझे डर है। नालन जी अपने विचारों को छिपाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें एक भौं के साथ बोला। गुहे का भी उपहास करने का इरादा नहीं था। एक छठे स्तर के कीमियागर का प्रभाव वह बहुत अच्छी तरह से जानता था। आखिरकार वह खुद एक छठे स्तर के कीमियागर था। छठे दर्जे का कीमियागर आसानी से शाही राजधानी में 3 महान कुलों को नष्ट कर सकता था, बशर्ते कि उसे एक निश्चित कीमत चुकानी पड़े, और वह कीमत थी तीनों महान कुलों को एक साथ नष्ट करना। नालन कबीला शाही राजधानी में 3 महान कुलों में से सिर्फ एक था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे जियाओमिंग के सामने रक्षाहीन होंगे। गुहे को लगा कि जियाओमिंग को दूसरों से कुछ भी करने के लिए कहने की जरूरत नहीं है, वह अपनी ताकत से नालन परिवार को नष्ट कर सकता है। खासकर अब जब नालन जी कई सालों से गंभीर जहर से पीड़ित था और जहर को दबाने के लिए अपनी ज्यादातर साधना खो चुका था। नालन जी के जहर के बारे में सोचते हुए गुहे अचानक रुक गया और नालन जी से कहा, बूढ़े नेता नालन को यानरान के मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियाओमिंग ने अपनी कम उम्र के बावजूद बहुत कुछ हासिल किया है। मैंने उसके चेहरे पर अहंकार नहीं देखा और मुझे लगता है कि वह अच्छे चरित्र का व्यक्ति है। इसलिए अगर उसने यानरान द्वारा विवाह को रद्द करने पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, तो मुझे लगता है कि उसे वास्तव में उस मामले की ज्यादा परवाह नहीं थी। अगर तुम अभी भी चिंतित हो तो कल किसी को माफी मांगने के लिए भेजो। नालन जी ने इसके बारे में सोचा और यह उचित लगा। उसके चेहरे पर कड़वाहट बहुत हद तक गायब हो गई, लेकिन अगले ही पल गुहे के शब्दों ने उसके चेहरे पर कड़वाहट को फिर से बढ़ा दिया। बूढ़े नेता नालन के शरीर में गंभीर जहर के बारे में, क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि तुम्हें इलाज के लिए स्वर्गीय ज्वाला की जरूरत है? तुम जियाओमिंग के पास जा सकते हो और उससे कह सकते हो कि वह तुम्हारा इलाज करे। क्या तुम ये कह रहे हो कि उसके अंदर एक स्वर्गीय ज्वाला है? गुहे को देखते हुए, जिसने धीरे से सिर हिलाया, नलन जी का चेहरा जटिल था। वह इन सभी वर्षों में अपने शरीर में गंभीर जहर से प्रताड़ित था, यहाँ तक कि गुहे के पास भी उसका इलाज करने का कोई तरीका नहीं था, और उसने केवल यह सुझाव दिया कि उसका इलाज स्वर्गीय ज्वाला से किया जा सकता है। लेकिन स्वर्गीय ज्वाला को खोजना मुश्किल था और वर्षों से उसके बारे में बहुत कम खबरें आई थीं। अब अचानक उसने स्वर्गीय ज्वाला वाले एक कीमियागर के बारे में सुना, जो अच्छी खबर होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा हुआ कि उसकी पोती ने उसके कबीले के एक सदस्य को नाराज कर दिया था।
ये था। नालन जी ने अपना सिर हिलाया, घुटन महसूस करते हुए। ये कहा जा सकता है कि यह काफ़ी अच्छा था कि ज़ियाओ मिंग उन्हें परेशान करने नहीं आया, और अब उसे ठीक करने में मदद करने के लिए कहना पड़ा। ये बहुत जटिल लग रहा था। नालन जी को देखते हुए, जिसका चेहरा जटिल था, बूढ़े ने अपना सिर हिलाया और चला गया। अपने दिल में उसने उन अजीब जगहों के बारे में सोचा जहां वह वर्षों से जियामा साम्राज्य में नहीं गया था, और इस बार जब उसकी मुलाकात एक स्वर्गीय ज्वाला वाले कीमियागर से हुई तो उसके दिल में स्वर्गीय ज्वाला की इच्छा और भी बढ़ गई।